आइए दोस्तों, सर्वप्रथम मैं वी नो दैट यानी विनोद दोस्तों आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं और आपको और आपके माता पिता को दोस्तों प्रणाम करता हूं। तो आइए दोस्तों, जो ये मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, जो मैं क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए दोस्तों, ये मैं आपके बोर्ड एग्जाम को कंसर्न करके स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको 10th क्लास का मैथमेटिक्स के बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करने वाला हूं दोस्तों। तो आपको मैं जो एक महीना ना आपका एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स का, तो उसमें मैं आपको इस तरह से तैयार करने वाला हूं दोस्तों कि आपके अंदर से जब पेपर में आप बैठेंगे दोस्तों, आपके अंदर से जो फेल होने का डर होता है ना कि मैथमेटिक्स बहुत डरावना सब्जेक्ट है, इसमें फेल हो जाएंगे, तो दोस्तों मैं आपका एक महीने के अंदर वो डर खत्म कर दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए बस, केवल एक महीने दोस्तों। आइए मैं आपको कुछ चीजों के साथ आपके साथ शुरुआत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि नंबर्स यानी मैथमेटिक्स एक्चुअल में है क्या, और मैं आपकी जो हम जैसे नंबर 1 2 3 हम पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, उसको एक बार अपने तरीके से मैं आपको बताता हूं दोस्तों। तो जानिए, आइए मेरे साथ। तो देखिए दोस्तों, तो आप अब तक जो पढ़ गया, जैसे मैं नंबर्स को एक तरीके से आपकी फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करने वाला हूं दोस्तों। फर्स्ट क्लास देखिए, मान यानी कि देखो, मैं कह रहा हूं कि हमने सभी ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दोस्तों, हम यहां तक चल के आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम ये सब जानते हैं। अब उसके बाद हमारे जो टीचर्स हैं कह देते हैं कि ऐसे डैश डैश आगे एंड सो ऑन, यानी कि एक्चुअल में आपको दोस्तों एक कि इस मैथमेटिक्स को एक नंबर यानी कि लाइन की तरह समझाना चाहता हूं दोस्तों। यानी कि अपने जीवन से, यानी आप सभी के जीवन से कनेक्ट करते हो दोस्तों, मैथमेटिक्स को एक खेल बनाते हो दोस्तों, मैं पढ़ाना चाहता हूं आपको। देखिए दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूं कि हमने जाना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप 9th क्लास तक आ गए दोस्तों। उसके बाद 10th, इस तरह से दोस्तों आगे चल जाएंगे, मतलब बोल दो 9 स्टेप तक चल के आगे दोस्तों। फिर हमारे टीचर्स ने लिख दिया डैश डैश डैश, और बच्चों ये आगे नंबर से। तो दोस्तों अब यहां तक तो हम चल के आगे दोस्तों। अब उसके बाद यहां पे दोस्तों ये कहां तक जाएगा इसका किसी को नहीं पता दोस्तों, है ना। तो ये एक्चुअल में हमारे लिए ये एक तरीके से क्या दोस्तों स्टेप है। अब आप यहां धर दोगे 10 पे पहुंच के, 11 12 13, जब यहां होगे इसके बाद कहा ऐसे कहां तक ले जाना है इसको हमको। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि यार चले तो चले कहां तक चले, और यहाँ पे आप ना अकेले हो जाते हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे एक्चुअल में दोस्तों ये फिर ये नंबर्स का समझ में नहीं आया मेरे को भी। तो फिर क्या हुआ कि मुझको भी, मैं यहाँ पे आगे कंफ्यूज हो गया दोस्तों कि यार यहाँ के बाद कहाँ चले, किस तरफ चले, और आगे चलते रहें क्या, ऐसे तो पागल हो जाएंगे। नंबर्स पे आगे, नंबर्स पे इन करोड़ तक, अरब खरब तक जाते हैं हम सब, मिलियन बिलियन ट्रिलियन, इस तरह से चलते जाएंगे दोस्तों। अब कहाँ तक, तो दोस्तों एक ऐसे ही आप जानेंगे कि हमारे पास, यानी मेरे को पता चला कि मेरे गुरु यहाँ पे दोस्तों, मेरे को गुरु मिले, फिर मेरे को उन्होंने रास्ता दिखाया दोस्तों, और मेरे को ये सारी नंबर लाइन जो आप पढ़ते हो दोस्तों, ये नंबर्स मेरे को समझाए इन्होंने क्या है। तो अगर मैं बोलूं मेरे को एक गुरु मिले दोस्तों, ये मतलब मेरे गुरु के आशीर्वाद से दोस्तों मेरे को आगे चल के ये मिले। ठीक है, अब मैं इसी से दोस्तों इस नंबर को कनेक्ट करना चाहता हूं दोस्तों। देखिए भाई, और मेरे को गुरु ने बताया दोस्तों कि विनोद तू जो चल रहा है ना, घबरा मत, अब तक हम भी तेरे को चलाता, आगे भी तेरे को हम ही चलाएंगे। तो दोस्तों उन्होंने बताया कि ये इन्फिनिटी है ना दोस्तों, अनडिफाइन है। ठीक है, तो उन्होंने बताया ये जो इन्फिनिटी है, आप इस थोड़ा इसको रोटेट कर 90 डिग्री। तो मैंने रोटेट किया, मैंने कहा सर बिल्कुल ठीक है। अब उन्होंने कहा कि जो ये 80 तो है एक्चुअल में, ये इन्फिनिटी है जो एक्चुअल में क्या है, 8, क्या है दोस्तों 8। अब उसने उन्होंने कहा मेरे को सर ने कि अब इसको ऐसे लिख। ठीक है सर, मैंने लिख लिया। फिर मेरे को बताया कि विनोद अब तू थोड़ा ध्यान दे, तो तू यहाँ पे पाएगा कि जितने भी आप ये तू नंबर देख रहा पीछे जिनसे अब तक चल के आया है, तो दोस्तों अगर आप यहां से ये एक हटा दे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, 0। यहां से एक हटा दे, अगर आप थोड़ा ध्यान दे दोस्तों, ये यानी देखो भाई, ये वाला पार्ट क्या दोस्तों, एक, तो यहां से एक, फिर दूसरा क्या दोस्तों, ये 2,
ऐसे 2 मिला दोस्तों। फिर उन्होंने बताया कि ये 3 ये इसी के ही पार्ट हैं दोस्तों। उन्होंने बताया मेरे को ये विनोद देखिए ये 4 जो तू चल के आ रहा है 4 पे वो ये है। फिर आगे चल के बताया दोस्तों ये 5। ठीक है दोस्तों। फिर ये दोस्तों 6। और ये दोस्तों 7। और ऐसे दोस्तों ये तो 8 तो है ही है। और ये 9 दोस्तों। यानी कि दोस्तों ये सारे जो नंबर्स तो चल के आए ना ये एक्चुअल में इससे बने हैं। तो मेरे गुरु ने मेरे को ये बताया। फिर मेरे को ये समझ में आ गया ये जो खेल है ना यहाँ का जो कन्फ्यूजन है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो आप खड़े हो जैसे यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे एक सही दिशा ना मिले ना दोस्तों तो आप कंफ्यूज हो जाओगे दोस्तों। मेरे को गुरु का साथ मिला दोस्तों, मैं यहाँ से इस कन्फ्यूजन को समझा और इस कन्फ्यूजन को दोस्तों जो यहाँ पे डेड डेस होता है ना कि पता नहीं चलता कितने नंबर्स हैं, तो दोस्तों इस कन्फ्यूजन को मैं बहुत बेहतरीन तरीके से जानता हूँ। तो दोस्तों मैं इस पे मैं चलाना आपको चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों। तो ये अब समझ गए दोस्तों नंबर्स कैसे बने। आज से पहले आपने शायद ऐसा पहले कहीं नहीं देखा होगा दोस्तों, क्योंकि मेरे को कुछ गुरुओं के द्वारा ही मेरे को मिला दोस्तों। और उन गुरुओं के लिए दोस्तों मैं एक छोटा सा दोहा बोलना चाहता हूँ उनके सम्मान के लिए। और मैं अपने सभी गुरुओं को नमन करता हूँ। आज से मैं ये मॉडल टेस्ट पेपर करना स्टार्ट जा रहा हूँ दोस्तों आपको। तो दोस्तों गुरुओं के लिए बोलना चाहता हूँ कि गुरु गोविंद तो दू खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो दोस्तों गुरुओं का सम्मान बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं अपने गुरुओं का नमन करते हुए दोस्तों आज आपको ही पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है ये दोस्तों। अब मैं छोटी सी बात बता दूं क्योंकि हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं दोस्तों, नंबर्स को जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों एक्चुअल में ना जैसे मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये दोस्तों ये अगर मैं बात करूं डिजिट की, सबसे पहले डिजिट और नंबर समझ लेते हैं दोस्तों। ठीक है। तो डिजिट क्या होती है? डिजिट्स। तो दोस्तों जितनी भी आप 0 से लेकर 9 तक ये सभी क्या डिजिट्स हैं, क्या है डिजिट्स हैं दोस्तों। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये से क्या दोस्तों डिजिट्स हैं। और नंबर समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखना 0 केवल डिजिट है, केवल 0 क्या केवल डिजिट है, 0 नंबर नहीं है। तो हमारे पास नंबर क्या दोस्तों 1 है 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये दोस्तों क्या है हमारे पास नंबर्स हैं। और 0 केवल डिजिट है, नंबर नहीं है दोस्तों। ठीक है। अब देखिए दोस्तों मैं कहना चाह रहा हूं कि जैसे देखिए अब ये क्या एक डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1 है और एक डिजिट सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या 9 है। ऐसे दोस्तों 9 तक नहीं, एक्चुअल में आगे 10, ये एक्चुअल में नंबर्स क्या होता है, डिजिट्स का जो ग्रुप बनता है दोस्तों वो क्या होता है नंबर्स होता है। जैसे 10 आगे भी दोस्तों एंड सोन इन्फिनिटी तक जाएगा दोस्तों, 11 12 13 14 इस तरह से। ठीक है। आप कितनी भी डिजिट का नंबर बना सकते हो दोस्तों इसको। ठीक है। तो देखिए अब जैसे मैं बोलूं 4 7 5, मैं पूछना चाहता हूं ये कितने नंबर है दोस्तों। तो आप बोलेंगे जिनको नहीं पता वो बोलेंगे 1 2 3, आप बोलेंगे 3 नंबर है। अब मैं कह रहा हूं ये एक ही नंबर है जिसमें केवल कितने डिजिट का यूज किया गया 3 का दोस्तों। ठीक है। तो ये क्या 3 डिजिट का एक नंबर है दोस्तों। अब मैं लिख रहा हूं देखिए देखिए अब मैं एक नंबर और लिखा मैंने 8 3 0 4, ये मैंने नंबर लिखा और मैंने पूछा आपसे ये बताइए आप इसमें ये कितने नंबर ये। तो दोस्तों ये नंबर 1 है और जिसमें 4 डिजिट का यूज किया गया दोस्तों, जिसमें 8 3 0 4। तो दोस्तों ये हमारे पास डिजिट और नंबर है दोस्तों। ये क्या एक्चुअल में मैथमेटिक्स का बेसिक्स है दोस्तों, ये नंबर्स के और डिजिट्स के बारे में दोस्तों। इसको ध्यान में रखते हुए दोस्तों हम आगे चलेंगे। ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले देखो मैं आपको जो मॉडल टेस्ट पेपर कराने जा रहा हूं दोस्तों, और आप जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जिस भी चीज की हम कभी भी तैयारी करते हैं सबसे पहले उसको जान लेते हैं दोस्तों कि वो है क्या। ठीक है। कि बिना तैयारी के आप कहीं भी जाओगे दोस्तों फंस जाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि आपका जो ये एग्जाम है, जो आपका एग्जाम है उसको जान लेते हैं ये एग्जाम आपका एग्जाम है क्या दोस्तों। तो देखिए आइए भाई सबसे पहले हम जानेंगे कि नो योर एग्जाम, नो योर एग्जाम, कि दोस्तों आपका एग्जाम एक्चुअल में ये है क्या। ठीक है भाई, नो योर एग्जाम। ठीक है। तो भाई अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो ये आपका एग्जाम है दोस्तों, ठीक है, ये आपका एग्जाम 5 सेक्शन में डिवाइड होता है दोस्तों।
तो जानते हैं दोस्तों 5 सेक्शन में क्या क्या हमारे किस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, और कितने कितने नंबर के होते हैं, क्योंकि वो जानना जरूरी है। उसी के बिहाफ पे दोस्तों फिर हम मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों सबसे पहले बात करता हूं, इसमें हमारे पास 5 मॉडल टेस्ट पेपर, 5 सेक्शन होते हैं दोस्तों। तो देखिए सेक्शन ए, सेक्शन ए, जो सेक्शन ए है दोस्तों, इसमें क्या होता है, हमारे पास होते हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दोस्तों, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास 1 से लेके दोस्तों 20 तक क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, यानी 1 से 20 दोस्तों 20 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन दोस्तों 1 मार्क्स का होता है, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का दोस्तों, ठीक है। कि क्यू दोस्तों क्यू क्वेश्चन के लिए और एम फॉर मार्क्स। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन एक एक नंबर के कितने मार्क्स हो टोटल, 20 के दोस्तों, यानी 20 मार्क्स का तो आपका ये वाला सेक्शन ए होता है दोस्तों, जिसमें आपसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, जिसमें 15-16 आपके पास ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसमें से 1 लाइनर या फिल इन द ब्लैंक्स 1-2 होता है, और बाकी के 2 क्वेश्चन लास्ट में असर्शन रीजन वाले होते हैं दोस्तों, ठीक है, उनको भी मैं कराऊंगा आपको। तो दोस्तों ऐसे 20 क्वेश्चन का हमारा सेक्शन ए होता है दोस्तों। अब बात करते हैं सेक्शन बी, सेक्शन बी में क्या होता है दोस्तों। सेक्शन बी दोस्तों, इसमें क्या होता है हमारे पास, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, वेरी शॉर्ट आंसर। दोस्तों इसमें हमारे पास होते हैं 5 क्वेश्चन, यानी बोले तो 21 से लेके दोस्तों 25 तक। तो दोस्तों 21 से 25 कितने क्वेश्चन हो गए, 5, और इसमें 5 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर का होता है, कितने का दोस्तों, 2 का। 5 क्वेश्चन, 2 1 नंबर, 2 5 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन कितने का, 2 का दोस्तों। तो दोस्तों हमारे पास कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स हो गए, ये वाला सेक्शन 10 मार्क्स का दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं सेक्शन सी, सेक्शन सी दोस्तों, सेक्शन सी, इसमें हमारे पास होता है दोस्तों शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दोस्तों, शॉर्ट आंसर पूछे जाएंगे दोस्तों। दोस्तों इसमें हमारे पास होते 6 क्वेश्चन, यानी बोले तो हमारे पास 26 से लेकर दोस्तों 31 तक क्वेश्चंस। दोस्तों देखो 26, 27, 28, 29, 30 और 31 दोस्तों कितने क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन दोस्तों 3 नंबर का होता है, 3 मार्क्स का होता है दोस्तों। तो 6×3 = 18 दोस्तों, 18 नंबर्स का हमारा सेक्शन होता है सी, सेक्शन सी होता है दोस्तों 18 नंबर का, ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास सेक्शन डी, सेक्शन डी देखिए क्या होता है दोस्तों, सेक्शन डी होता है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन दोस्तों, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दोस्तों। इसमें हमारे पास क्वेश्चन होते हैं 4, यानी कि हमारे पास ये होता है 32 से दोस्तों 32, 33, 34, 35, ठीक है दोस्तों। यानी कितने होते हैं दोस्तों, 4 क्वेश्चन, और 4 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन दोस्तों कितने का होता है, 5 मार्क्स का दोस्तों। तो ये वाला सेक्शन कितने का दोस्तों, 20 का, ठीक है भाई, 20 मार्क्स का हमारे पास सेक्शन डी होता दोस्तों। और हमारे पास अब सेक्शन लास्ट है दोस्तों, सेक्शन ई, सेक्शन ई दोस्तों, सेक्शन ई, जो सेक्शन ई है दोस्तों वो होता है केस स्टडी वाले क्वेश्चनों का, केस स्टडी, ठीक है दोस्तों। इसमें हमारे पास होते हैं 36 से लेके दोस्तों 38 तक, यानी कि 3 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों हमारे पास, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन कितने को दोस्तों, 4 नंबर का, 3 क्वेश्चन दोस्तों, एवरी क्वेश्चन इन ईच क्वेश्चन हैज 4 मार्क्स। तो दोस्तों ये हमारे पास होता है 12 मार्क्स का, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही आपका पेपर बनता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए आप देखेंगे यहां पे दोस्तों, देखो भाई आपके टोटल सेक्शन कितने होंगे दोस्तों, 5 सेक्शन, ठीक है, 5 सेक्शंस, ठीक है दोस्तों। और आपके पास टोटल जो पर्सन कितने होंगे दोस्तों, 38 क्वेश्चंस, ठीक है दोस्तों। और आपके पास टोटल जो मार्क्स हो कितने होंगे दोस्तों, 80, क्योंकि देखो भाई 18, 12, 30 और 20 50, और 10 60, और 20 80, यानी ऐसे करके दोस्तों आपका 80 नंबर का पेपर बनता है दोस्तों, जिसमें दोस्तों हमारे पास सेक्शन बी से लेकर ई तक दोस्तों 2 क्वेश्चनों में इंटरनल चॉइस होती है कि आप ये करें चाहे ये करें दोस्तों, वो भी मैं आपको कराने वाला हूं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि आपका ये एग्जाम है क्या दोस्तों,
तो आप समझ गए दोस्तों, ये आपका एग्जाम होता है, ऐसे आपका मतलब जो पेपर होता है जैसे फॉर्म होता है दोस्तों। तो दोस्तों आइए मैं आपको सेक्शन ए से मैं स्टार्ट करने वाला हूं दोस्तों, और आपको ना इस तरह से पढ़ाने वाला हूं मैं, आपको ना पहले कॉन्सेप्ट ऑफ उस क्वेश्चन में लगने वाला जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो बताऊंगा, और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बन सकते हो उससे रिलेटेड मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता चलूंगा धीरे धीरे, और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते चलेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों मेरे साथ सबसे पहले बात करते हैं, हम सेक्शन ए पे आते हैं दोस्तों, ठीक है। सेक्शन ए, आओ दोस्तों अब बात करते हैं सेक्शन ए। देखो देखो सेक्शन ए यानी कि सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच दोस्तों, यानी कि सेक्शन ए जो आपको 20 मार्क्स का दोस्तों, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का दोस्तों। हिंदी में मैंने ने क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दोस्तों, जिससे कि हिंदी वाले बच्चे पढ़ सके और इंग्लिश वाले भी दोस्तों। और इससे क्या होगा, जो इंग्लिश वाले होंगे दोस्तों उनको हिंदी से आपको क्वेश्चन बेटर समझ में आ जाए, जो और हिंदी वाले हैं, उनको इंग्लिश का यूज करते दोस्तों, हिंदी वाला बेटर समझ में आएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका मेरा यही रीजन है, इसमें दोनों क्वेश्चंस मैंने दोनों लैंग्वेज में लिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आपको क्वेश्चन विजिबल होगा दोस्तों, देखिए क्या है। देखिए दोस्तों पहले क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, मैं आपके लिए क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में पढ़ूंगा दोस्तों, ठीक है। देखिए भाई, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि पहले इंग्लिश में पढ़ता हूं दोस्तों, ठीक है। क्या कह रहा है कि इफ द HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m माइनस 117 देन द वैल्यू ऑफ m इज, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसी को हिंदी में पढ़ता हूं दोस्तों, ठीक है, हिंदी में समझ लिए। क्या कह रहा है कि यदि 65 और 117 का HCF 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो m का मान है 4, 2, 1 और 3। तो दोस्तों हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमारे पास क्या है कि HCF दोस्तों, HCF दोस्तों, HCF 65 का और 117 का दोस्तों, हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं 65m माइनस 117 दोस्तों, HCF है दोस्तों इसका, देन द वैल्यू ऑफ m इज। तो दोस्तों हम सबसे पहले ये देखेंगे HCF क्या होता है दोस्तों, हमको चाहिए HCF ऑफ 65 एंड 117, ये दो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यानी और ये कह रहा है कि जो इसका HCF है दोस्तों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं किस तरह से दोस्तों, 65m माइनस 117 दोस्तों, यही क्वेश्चन कह रहा है ना। आपने बोला बिल्कुल सर यही कह रहा है। तो दोस्तों अब HCF और एलसीएम समझ लेते हैं, मैं क्योंकि एलसीएम HCF का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, मैं एलसीएम और एलसीएम दोनों समझाता हूँ, HCF और एलसीएम होता क्या है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों उसके लिए देखिए आप, हम हमारे पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम नंबरों की, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग दोस्तों हम जो करते हैं, तो उसके लिए देखो क्या कैसे करते हैं, 65 का और किसका चाहिए दोस्तों, 117 का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे दोस्तों, पहले 65 की और 117 की दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए हमारे पास डिजिट रूल होने चाहिए। तो डिजिट रूल शायद मैं आशा करता हूँ भाई आपको डिजिट रूल तो पता ही होंगे, 2 का, 4 का, 3 का और 5 का, ये सब आप जानते हो दोस्तों। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम चेक करते हैं, यहाँ केवल ना प्राइम नंबर्स लिखते हैं दोस्तों, क्या लिखते हैं, केवल प्राइम। तो दोस्तों हमारे पास सबसे पहले प्राइम नंबर क्या, 2, क्या 2 से डिवाइड होता है। आपने बोला सर 2 से डिवाइड होने के लिए सर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। आपने बोला यहाँ तो 5 है, तो 2 से तो नहीं होगा दोस्तों। उसके बाद क्या हमारे पास प्राइम नंबर 3 दोस्तों, और 3 के लिए क्या होता है दोस्तों, डिजिट का सम देखते हैं हम, डिजिट का सम, ठीक है दोस्तों। तो 6 और 5 11, अगर डिजिट का जो सम करने के बाद जो नंबर बनता है, यदि वो 3 से डिवाइड होता है दोस्तों, तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा जिसका हमने डिजिट का सम किया दोस्तों। तो हम देख पा रहे हैं 65, यानी कि 6 और 5 11, 11 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब 65 3 से डिवाइड नहीं होगा दोस्तों। उसके बाद प्राइम क्या दोस्तों, 5, 4 से नहीं करेंगे क्योंकि जो नंबर 2 से नहीं होगा वो 4 से नहीं होगा दोस्तों। 5, बट 5 का डिजिट रूल क्या कहता है कि वन प्लेस पे जो डिजिट होगी या तो 0 होगी या फिर क्या होगी, 5 होगी दोस्तों। तो हम देख पा रहे हैं दोस्तों 5 है, तो ये 5 से डिवाइड होगा दोस्तों। देखिए 5 एकम 5, 5 दिया 15, अब 13, 13 दोस्तों अपने आप में क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो देखिए 13 एकम 13, और ये हम तब तक करते हैं जब तक दोस्तों यहाँ पे 1 नहीं आ जाता, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या समझे दोस्तों, उसके 117 की ओर कर लेते हैं दोस्तों ना, 117 की प्राइम फैक्टर्स देखो भाई। अब जो 117 दोस्तों, अब 117 2 से देखेंगे आप, 2 से तो 2 से ये नहीं होगा क्योंकि लास्ट में क्या रहा 7 8 दोस्तों, 0 2 4 6 8 होता दोस्तों, तो 2 से डिवाइड होता। अब 2 से तो होगा नहीं। उसके बाद आए 3, 3 के लिए क्या होता है दोस्तों, मैंने डिजिट का सम 1 + 1 + 7, भाई 117 ना, 1 2 और 7 कितना है दोस्तों, 9।
क्या 9 3 से डिवाइड होता है? आपने बोला जी, तो 3 3 9, 3 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब क्या, ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा दोस्तों? 3 से हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले करेंगे इसको 3 से भाई। देखिए 3 3 9, बच्चा देखो 11 में से 9 गया बच्चा 2, 2 के साथ 7 जोड़ा तो कितना बनेगा? 27। तो 3 नाम 27 दोस्तों। अब देखिए 3 से हुआ तो अगली बार भी देखेंगे 3 से हो रहा है। ऐसा नहीं है 3 के बाद डायरेक्ट 5 पे पहुंचे, नहीं, पहले 3 से देखेंगे। अगर 3 से हो गया 200 दोबारा करेंगे, अदरवाइज फिर आगे अगले वाले नेक्स्ट प्राइम पे जाएंगे दोस्तों। तो हम देख रहे हैं कि 3 3 और 9 12, 12 तो भाई 3 प्लस 9 कितना हुआ? 12। तो 12 तो 3 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब क्या, 39 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। देखो भाई 3 एकम 3, 3 3 9, तो अब तो 13 ही आ गया ये दोस्तों। ठीक है, अब तो हमने यहाँ पे तो 1 1 आ गया दोस्तों। अब इनकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। अब देखिए दोस्तों, हम इस प्राइम फैक्टराइजेशन बोल रहे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग कैसे लिखते हैं दोस्तों? क्या कहती है वो कि कोई भी कंपोज नंबर को आप प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में ले सकते हैं दोस्तों। तो 5 गुना 13 लिखा जाएगा, ये 5 गुना 13 दोस्तों। और 117 दोस्तों, 117 दोस्तों क्या लिखेंगे? 3 गुना 3 गुना 13 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये होता है। अब आप जानते हो दोस्तों एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है दोस्तों? देखिए एचसीएफ यदि मैं बात करता हूं, सबसे पहले मैं एचसीएफ की भाई, एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 117 क्या होता है दोस्तों? कि जो कॉमन फैक्टर्स हैं, जो इनको डिवाइड करने वाले जो कॉमन फैक्टर्स है दोस्तों, उनकी लीस्ट पावर। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे केवल 13 ही तो क्या कॉमन है, तो दोस्तों इसका एचसीएफ क्या हो गया? 13। इसी की जरूरत है वैसे तो हमको, परंतु मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, तो मैं एलसीएम भी इसके साथ ही साथ बता देता हूं दोस्तों। तो एचसीएफ तो आ गया 13, तो एलसीएम क्या होता है दोस्तों? एलसीएम ऑफ 65 एंड 117 दोस्तों। एचसीएफ एलसीएम क्या कहता है कि जो भी नंबर्स हैं, जो भी नंबर्स हैं उनकी उनकी जो पावर्स है वो एक्सपोनेंट जो हाईएस्ट लेना दोस्तों। जैसे अगर मैं इसको बोलूँ ना, ये लिखा जाएगा दोस्तों, अगर ध्यान देता हूँ 3 का स्क्वायर गुना 13, क्योंकि जितने जो चीज रिपीट करते वो तो उतनी ही बार उसकी पावर होती है दोस्तों। तो आप देख रहे हो दोस्तों यहाँ 5 है, 5 की पावर हाईएस्ट क्या है? 5 ही है, सॉरी 1 है, तो 5 का 5 आ गया, ऐसे बोल सकते 1 गुना 3 की हाईएस्ट पावर क्या है दोस्तों? 2, तो 2 लेके ऐसे लिख देंगे। 13 की दोस्तों 1, तो 1 ही आ जाएगा भाई, क्योंकि कुछ पावर नहीं होती तो उसका मतलब क्या होता है? तो आप देखिए यहाँ से कितना, देखो 5 गुना 3 का स्क्वायर माने कि 9, 3 गुना 3, 3 का स्क्वायर का मतलब जानते हैं ना भैया आप, कि जिसकी जितनी पावर होती है उसको हम उतनी बार आपस में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं दोस्तों। तो 3 3 9 दोस्तों, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 गुना 13। तो आप इसको गुना कर लेंगे बस, तो 5 नाम 45, 45 को 13 से गुना कर लेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास? मैं लिख देता हूँ दोस्तों एक बार फिर भी, देखो 13 पंजे 65, हाँ सर 13 चौक 52, 52 और 6 कितने होगा दोस्तों? 58। यानी इसका जो एलसीएम दोस्तों कितना आया? 585। ठीक है दोस्तों, ये इसका क्या है? एलसीएम। परंतु इसने हमसे एलसीएम पूछा नहीं दोस्तों, परंतु मेरा कर्तव्य बनता है कि आपको मैं इसके कॉन्सेप्ट है जो एलसीएम ऐसे, अगर ऐसे बताऊं दोस्तों एलसीएम भी बता दीजिए, क्योंकि आगे यूज होगा। ठीक है, यहाँ तो नहीं है पर आगे तो यूज होगा, तो आप आगे तो खुद कर लेंगे ना, इसलिए। तो देखो दोस्तों, ये अब इनका एचसीएफ क्या कह रहा है दोस्तों? क्या कह रहा है वो? 13 है, और ये इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या आ गया? 13 आ गया, ये 65 है माइनस 117। अब दोस्तों उसने पूछा क्या? एम पूछा है। अब देखो ये दोस्तों क्या बन गया? इक्वेशन बन गई, और इक्वेशंस में हमें एक वेरिएबल दिया है दोस्तों, और अगर हमको जो भी चाहिए होता है ना, जो भी वेरिएबल चाहिए होता है उसको दोस्तों एक साइड में सेपरेट करते हैं, और उसके साथ जो भी टर्म्स दिए हैं या कोई भी नंबर दिया दोस्तों उसको हम अदर टर्म में, अदर साइड में शिफ्ट करते हैं दोस्तों। आप जानते होंगे दोस्तों, माइनस वाला प्लस में जाएगा, प्लस वाला माइनस में जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाता है, और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में जाता है। तो हम देख रहे हैं दोस्तों, हमको ये एम चाहिए, एम यहाँ पर है, तो हम देख रहे हैं दोस्तों 13 माइनस इसको इस तरफ लेकर आएंगे दोस्तों, 117 65। कोई दिक्कत दोस्तों? क्योंकि हम उन्हें राइट साइड में सेपरेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लेफ्ट में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखेंगे 13 और 170 कितना हो दोस्तों? 130, तो 65 टाइम दोस्तों। तो यहां से आप देखेंगे हमको केवल क्या चाहिए? एम, ना कि 65 एम। ठीक है दोस्तों, तो एम की वैल्यू चाहिए, तो दोस्तों एम के साथ ये 65 किस तरह से? मल्टीप्लाई में। अगर जो दोस्तों कुछ नहीं दे रखा, ध्यान रखना मल्टीप्लाई, क्योंकि वो मल्टीप्लाई दिखता नहीं, ध्यान रखना इस बात का भी दोस्तों।
तो आप देखिए दोस्तों यहां से हमारे पास m बराबर जो, अगर मैं यहाँ डाट ऐसे लिखना चाहूं दोस्तों, ऐसे ही लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं ऐसे कह सकता हूं कि यह है 130 बटे में 65। अब आप जानते हैं 65 दूनी 130 ही होता है दोस्तों, 65 दूनी 130। तो m की वैल्यू आई दोस्तों 2, m की वैल्यू क्या है दोस्तों 2, m की वैल्यू क्या है दोस्तों 2। तो दोस्तों ऑप्शन दो कौन से में दे रखा आप देखेंगे बी पे दोस्तों, यानी हमारे पास ऑप्शन जो बी है दोस्तों वो सही है, ऑप्शन बी सही है दोस्तों। इस तरह से दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं, ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस में क्वेश्चन। इस तरह से क्या दोस्तों आपका रिवीजन भी चलता रहेगा और आपका जो मॉडल टेस्ट पेपर को रिदम जो बनाना आपको सॉल्व करने के लिए वो भी बनता चला जाएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। आइए अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। देखो दोस्तों क्या है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़िए आप। सबसे पहले मैं क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ता हूं दोस्तों। देखिए क्या है कि इफ पी स्क्वेयर बराबर 32/50 देन पी इज एन। ए और एन दोस्तों ये आर्टिकल के हिसाब से है ना, ठीक है, वोवल्स और कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग। तो ये कह रहा है कि पी स्क्वेयर बराबर 32/50 है, तो देन पी क्या है दोस्तों। यदि पी स्क्वेयर बराबर 32/50 है तो पी एक है पूर्ण संख्या, पूर्णांक, या प्रिमय संख्या या अप्रिमय संख्या, यानी वो इंग्लिश में देखते होल नंबर या इंटीजर या रैशनल नंबर या फिर इररेशनल नंबर दोस्तों। अब ये सभी जानते होंगे दोस्तों और मैं भी इनको डिफाइन करता हूं। देखिए दोस्तों अब उसने बोला क्या पी स्क्वेयर बराबर 32 और पूछ क्या रहा है दोस्तों पी, पी पूछ रहा है कि पी क्या है दोस्तों, ना कि पी स्क्वेयर पूछ रहा है दोस्तों, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। तो दोस्तों हम देखेंगे यहां से पी, अब पहले तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अगर हो रहा तो करेंगे दोस्तों। तो आप देख रहे हो ये 2 से कट रहा है क्योंकि लास्ट में 2 है और यहाँ 0, तो 2 से डिवाइड होने के लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो आप देख पर है वो तो ये आया दोस्तों 16/32, सॉरी 16/25, 16/25 2 से काटेंगे ना, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, ऐसे 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 दोस्तों। तो यहां से आया पी स्क्वेयर बराबर 16/25 और हमको पूछा क्या उसने केवल पी। तो दोस्तों पी स्क्वेयर, और आप जानते हो दोस्तों पावर सेट्स की जो प्रॉपर्टीज होती है, अगर यहाँ पे एक्सपोनेंट यदि ऐसे एम है तो उस तरफ क्या जाए 1/m। यदि हमारे पास ऐसे हो ए की पावर m हो और इस तरफ क्या हो दोस्तों b हो दोस्तों, तो हम क्या लिखते हैं a बराबर b की पावर 1/m, या फिर ऐसे भी कह देते हैं इसको हम, जैसे चलो इसको अगर स्क्वायर की बात करते, स्क्वायर दे रखा तो स्क्वायर के लिए समझते हैं दोस्तों। यह देखो 16/25 के दोस्तों, रूट का मतलब बटा पावर 1/2 ही होती है दोस्तों, 1/2 लिखो चाहे रूट लगा दो दोस्तों। और ध्यान रखना प्लस माइनस के साथ आएगा दोस्तों, प्लस माइनस के साथ आएगा क्योंकि स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि p की 2 वैल्यूज हो सकती है यहाँ पे, जब भी जितनी पावर हो दोस्तों उतनी वैल्यूज, तो प्लस माइनस दोनों आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको +-4/5। क्यों, क्योंकि 16 का रूट क्या होता है दोस्तों 4 और 25 का होता 5, ठीक है। आप ये तो जानते होंगे है ना, बेसिक एकदम बिल्कुल। तो दोस्तों हमारे पास पी आया एक्चुअल में 4/5। अब 4/5 को देखना है ये किस टाइप का नंबर है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले क्या ऑप्शन क्या दे रखा दोस्तों होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है दोस्तों 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ये हमारे पास होल नंबर होते हैं। तो होल नंबर में दोस्तों आता नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए कट गया दोस्तों। अब बात करते हैं इंटीजर। इंटीजर क्या होता है प्लस माइनस के होते हैं दोस्तों, परंतु पूर्णांक होते हैं यानी पूरे नंबर होते हैं, पॉइंट पॉइंट या बट्टे में नहीं होता। बट्टे में अगर होता भी है तो केवल एक होता है दोस्तों, बट यहाँ तो 5 है तो इंटीजर तो नहीं है दोस्तों। 0 ऐसे बोलते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इस तरह से चलता है दोस्तों। तो ये इंटीजर भी नहीं है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब रैशनल, रैशनल नंबर की दोस्तों आपको डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी दोस्तों, क्या होती है कि ये रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट एज अ p अपॉन q फॉर्म वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0 दोस्तों, ठीक है। आपने पढ़ा होगा तो वो डेफिनेशन सीधी लग रही है। 4 और 5 दोनों इंटीजर है दोस्तों, p अपॉन q फॉर्म में 5, नीचे वाला 0 भी नहीं है। तो दोस्तों सीधा सा पता चला कि रैशनल नंबर है। रैशनल यानी बोलते प्रिम संख्या, इररेशनल नंबर p अपॉन q फॉर्म होते ही नहीं है। तो दोस्तों ये इररेशनल नंबर तो है नहीं है, तो ये भी कट गया दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर क्या दोस्तों रैशनल नंबर, यानी बोले तो प्रिमय संख्या दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत दोस्तों, इस तरह से करते चलेंगे दोस्तों। आइए कोई दिक्कत यहां तक भी किसी को, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों
क्वेश्चन पढ़िए पहले आप, क्या कह रहा है, देखिए भाई, ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are -3 and 4 is, ठीक है, पोलिनोमियल दे रखे हैं दोस्तों आपको। हिंदी में देखिए क्या कह रहा है, ए द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 और 4 है, वो उनमें से कौन सा पोलिनोमियल बनेगा, यानी बोल बहुपद बनेगा यदि उसके शून्यक है जो -3 और 4 है दोस्तों। आप जानते हैं दोस्तों कि हमारे पास यदि हमारे पास शून्यक दे रखे हो यानी अल्फा बीटा दे रखे हो तो हमारे पास दोस्तों उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है दोस्तों। मैं फॉर्मूला लिखता हूं, क्या होता है पोलिनोमियल बनाने के लिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0 दोस्तों। ये होता है पोलिनोमियल बनाना तो जीरो की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये होता है हमारे पास, यानी कि अगर मैं थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाइड वे में मैथमेटिकल लिखना चाहूँ दोस्तों, कैसे लिखेंगे, यदि हम कह रहे हैं जीरोज यानी कि जीरोज दोस्तों हम जनरली ग्रीक लेटर अल्फा और बीटा से दिखाते हैं दोस्तों, ठीक है, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे इसके हिसाब से अल्फा प्लस बीटा, ठीक है दोस्तों, और यहाँ दोस्तों अल्फा इंटू बीटा, ये हमारे पास दोस्तों, यहाँ सॉरी मैं एक्स लिखना भूल गया, ये एक्स दोस्तों, ये हमारे पास क्या बनता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनता है दोस्तों यदि हमारे पास उसके अल्फा और बीटा क्या है दोस्तों, दो रूट्स है, सॉरी जीरोस है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों देखिए हमको अल्फा क्या एक्चुअल में, अगर मैं यहां से देखूं हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है दोस्तों उसने -3, बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है दोस्तों 4। तो दोस्तों हमको अल्फा प्लस बीटा चाहिए तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेता हूं मैं, यानी कि -3 अल्फा की जगह आ गया दोस्तों प्लस बीटा की जगह 4, तो माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 3 क्या है दोस्तों 1, क्या है दोस्तों 1, ठीक है। यानी कि बोलो तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों +1 आ गई, ठीक है, ये आ गई भाई। और अल्फा इंटू बीटा दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है दोस्तों, निकालते हैं -3 गुना मल्टीप्लाई, इसका मतलब ध्यान रखना अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई 4, तो आप देख पा रहेंगे 4 × 12 प्लस को जब माइनस वाले से मल्टीप्लाई करते क्या दोस्तों माइनस, यानी -12 दोस्तों, ठीक है। यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या है दोस्तों -12 दोस्तों। अब क्या करना है, केवल हमको पुट करना है, तो हम देख पा रहे हैं दोस्तों क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस, अब हमारे पास इसकी जो अल्फा प्लस बीटा क्या है दोस्तों 1 आ रहा है, इसकी जगह है 1 एक्स, और इसकी जगह क्या है दोस्तों -12, तो अल्फा बीटा की जगह क्या है दोस्तों -12, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास क्या बन गया क्वाड्रेटिक एक पोलिनोमियल बन गया दोस्तों। अब देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा इससे मैच करता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि थोड़ा ध्यान देना भाई, इसका जो एक्स का कोएफिशिएंट वो माइनस है और 12 यानी जो कांस्टेंट टर्म वो भी दोस्तों माइनस है, तो दोस्तों यही साइन से मैच करते हैं हम दोस्तों। तो हम देख रहे हैं यहाँ तो माइनस है परंतु यहाँ क्या प्लस था दोस्तों, तो ये वाला इसलिए कट गया दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे दोनों ही माइनस है परंतु यहाँ क्या दे रखा प्लस, तो भी यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, दो इसलिए कट गया दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी, यहाँ प्लस है दोस्तों, अगर आप इससे 2 कॉमन लेंगे ना ये बनेगा ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -12, यानी बोले तो एक्चुअल में ये, हाँ कोई नहीं, तो दोस्तों ये बनेगा, ठीक है, ऐसे हो सकता है परंतु हम देख पा रहे हैं यहाँ पहले प्लस है यहाँ माइनस है, परंतु हमारे लिए क्या दोनों दोस्तों माइनस है, क्या है माइनस, तो यार दोस्तों हमारे पास ऑप्शन डी भी क्या दे रखा है, इसने गलत दे रखा दोस्तों। अब ऑप्शन सी से मैच करते हैं दोस्तों, अगर आप थोड़ा ध्यान दें इसको 2 से एलसीएम लें दोस्तों तो आप पाएंगे यहाँ पे 2 एलसीएम आया दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स यहाँ बटे 1 में दोस्तों, तो इसको 6 दूनी 12, तो हमारे पास जो ये अगर मैं इसको सिम्प्लीफाइड वे में अगर लिखना चाहूँ कैसे लिखेंगे दोस्तों एक्स स्क्वायर और एक्स -12, ये दोस्तों हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, ये क्या कि कोई कांस्टेंट है दोस्तों। तो एक्चुअल में हमारा जो सही आंसर दोस्तों वो ऑप्शन सी सही है, ठीक है दोस्तों। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, आप ना अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आप ना केवल इनके जो साइन है उनके आधार पे उनके बेस पे भी आप उन क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, ऐसे करना हमको। आशा करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, अगर समझ में आ रहा है दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि आपका एक शेयर दोस्तों एक अपने दोस्त के
आपको जो मैथमेटिक्स का डर है दोस्तों उसको खत्म कर सकता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ तक किसी को, किसी तरह की कोई परेशानी? आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन ध्यान से देखिए भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस रूट 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स, टू इक्वल रूट्स, नो रियल रूट्स, मोर देन टू रियल रूट्स दोस्तों। ठीक है, हिंदी में देखिए क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस रूट 5x प्लस 1 बराबर 0 के है। दो भिन्न वास्तविक मूल, दो समान वास्तविक मूल दोस्तों, कोई वास्तविक मूल नहीं, डी दो से अधिक वास्तविक मूल दोस्तों। एक्चुअल में हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोस्तों, इसके जो रूट्स है उनका जो नेचर है दोस्तों वो केवल डिपेंड करता डी पे, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमारे पास सबसे पहले देखता हूं मैं कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या दोस्तों। तो हमने देखा दोस्तों क्या है कि 2x² माइनस ऑफ रूट 5x प्लस 1 बराबर 0 दोस्तों। ये हमारे पास क्या दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों। अगर हमको डी चाहिए, अब डी की वैल्यू क्या आती है दोस्तों, देखिए यहां समझाता हूं। तो देखिए सबसे पहले आप जानते हो कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और जहां पे दोस्तों हमारे पास a बराबर 0 नहीं होता। क्यों नहीं होता दोस्तों, क्योंकि a 0 हो गया तो x² का जो x² वाली जो टर्म है वो 0 हो जाएगी दोस्तों। अगर x² 0 हो गया, यानी ये वाली टर्म गायब होगी, तो दोस्तों क्वाड्रेटिक किस बात का, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या कि x का जो एक्सपोनेंट है वो मैक्सिमम 2 होना चाहिए। अगर वही हट जाएगा तो सिंपल सी बात है वो किस बात का क्वाड्रेटिक। तो दोस्तों इसलिए ए पे रेस्ट्रिक्शन होती है कि ए 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं होगा दोस्तों। इसलिए ए नॉट इक्वल टू 0। जब भी आप स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे दोस्तों इसको लिखना ना भूलें दोस्तों। अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करता हूं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हमारे पास दोस्तों जो डी होता है, जो डिस्क्रिमिनेंट है दोस्तों, उसकी वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। ये हमको निकालना दोस्तों। तो दोस्तों हम एबीसी चाहिए हमको, तो ए के साथ देख पा रहे हैं अब यहाँ पे क्या दे रखा, 2 दोस्तों। ठीक है, x² की जगह x² दोस्तों, ए की जगह क्या दे रखा 2, यानी ए की वैल्यू दोस्तों क्या आई 2। हमने इसको कंपेयर कर दिया दोस्तों। ठीक है, अब b की जगह क्या दे रखा दोस्तों, देखिए भाई यहाँ तो प्लस है तो यहाँ दे रखा माइनस रूट 5, माइनस रूट 5 दोस्तों। और c की वैल्यू क्या दोस्तों हमारे पास, आप देख पा रहे हैं यहाँ से c की जगह क्या 1। ठीक है दोस्तों, अब इन वैल्यूज को हम पुट कर लेते हैं दोस्त, देख लेते हैं कि हमारे पास d की वैल्यू क्या आती है। तो आइए करते हैं दोस्तों, b मतलब माइनस रूट 5 का दोस्तों स्क्वायर माइनस 4। अब ध्यान रखना दोस्तों ए सी, अब ध्यान रखना भाई 4 के बीच और ए के बीच में मल्टीप्लाई और ए और सी के बीच में मल्टीप्लाई। ए की वैल्यू क्या दोस्तों 2 और सी की वैल्यू क्या दोस्तों 1। तो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं भाई, माइनस ये लिख रखा है भाई इसने माइनस रूट 5 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर दोस्तों, स्क्वायर तो ध्यान रखना हमेशा ही, जब भी किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं ना हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है दोस्तों। ठीक है, तो आप देख पाए इसका मतलब क्या दोस्तों, माइनस रूट 5 हो ना, माइनस रूट 5, तो माइनस माइनस तो दोस्तों प्लस हो गया। और रूट 5 का स्क्वायर आप जानते ही हैं, रूट 5 का स्क्वायर क्या क्या होता है दोस्तों, कट जाता है स्क्वायर से रूट, तो ये आएगा 5। यानी कि ओवरऑल हम समझे क्या कि माइनस रूट 5 की स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो आएगी 5। क्या आएगी दोस्तों 5, यानी ये तो आ गया 5 और 4 दूनी 8, 8 एकम 8। तो हमारे पास देखो प्लस का 5 और माइनस का 8 है दोस्तों। प्लस माइनस माइनस तो दोस्तों 8 में से 3 गया दोस्तों 3, और साइन हमेशा बड़े वाले का आता है दोस्तों। तो यानी हम माइनस, अब बड़ा वाला क्या दोस्तों 8, तो दोस्तों -3 आएगा दोस्तों। यानी डी की जो वैल्यू है दोस्तों वो आई -3। अब जो इसका जो नेचर है दोस्तों वो डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है, बोलते डी पे। अब देखो किस तरह करता है, देखिए बताता हूं दोस्तों। डी है दोस्तों, इसमें 3 केस बनते हैं हमारे पास। 3 केस कौन कौन से है दोस्तों, देखो भाई, या तो जो डी है वो लेस देन 0 हो, ये डी है या दोस्तों वो हो इक्वल टू 0, फिर डी है दोस्तों किस ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इस केस में दोस्तों हमारे पास क्या होता है, अगर ये वाला केस हो यानी लेस देन 0 मतलब 0 से भी छोटा है नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में दोस्तों, तो नेगेटिव। तो नेगेटिव दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, जब भी हमारे पास, क्योंकि हमारे पास रूट्स होते हैं ना, वो रूट ध्यान हो तो आपको x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ d,
बटे 2a होता है दोस्तों। तो रूट में दोस्तों यदि माइनस हुआ तो वहां पे रूट्स रियल नहीं होते दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो दोस्तों यहाँ पे कोई रियल रूट्स नहीं होते दोस्तों, ध्यान रखना। रूट्स होते इक्वेशन के, ठीक है, और जीरोज होते दोस्तों पोलिनोमियल के दोस्तों, ध्यान रखना इस बात का भी। तो डी इक्वल टू जीरो, यहां पे दोस्तों क्या होते हैं रियल, देखिए क्या होते हैं दोस्तों, टू इक्वल रियल रूट्स, रियल रूट्स। यानी कि जब भी हमारे पास डी की वैल्यू जीरो होगी, यानी कि बोले तो अगर मैं थोड़ा ध्यान चलो बाद में बताएंगे उसको ना, यदि हमारे पास डी इक्वल टू जीरो आया, डी इक्वल टू क्या है दोस्तों जीरो, तो हमारे पास एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी, उस पर तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर प्लस लेंगे माइनस लेंगे तो सेम ही रहेगा। तो दोस्तों हमारे पास जो डी की वैल्यू अगर यहाँ पे जीरो आती है तो हमारे पास जो रूट्स होंगे दोस्तों दोनों इक्वल होंगे, और दोस्तों दोनों ही क्या होंगे रियल होंगे दोस्तों, रियल, यानी कि उनका जो नंबर बनेगा वो रियल नंबर होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया दोस्तों। अब यहां पे अगर डी ग्रेटर देन जीरो हो दोस्तों तो हमारे पास क्या होगा, टू डिस्टिंक्ट रूट दोस्तों, टू डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब दोस्तों डिफरेंट ही होता है ना, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, रियल रूट्स। यानी कि अगर हमारे पास डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है दोस्तों, क्या आती है दोस्तों, पॉजिटिव आती है, तो हमारे पास जो रूट्स होंगे दोस्तों क्या होंगे, पहले तो सबसे बड़ी बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने होते हैं दोस्तों, दो, क्योंकि रूट्स का मतलब है कि एक्स की वैल्यू से, एक्स की वैल्यूज मतलब एक्स के जितनी पावर है, यानी एक्स का जितना एक्सपोनेंट है, एक्स की जितना किसी भी इक्वेशन में जितनी एक्स की पावर होगी दोस्तों उतनी उसके रूट होते हैं। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दो एक्सपोनेंट दो, तो उसके दो ही मैक्सिमम रूट्स मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। अब इस वाले अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ दोस्तों, दोनों रूट्स क्या होंगे दोस्तों, अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट यानी अलग अलग, और रियल होंगे दोस्तों। तो हमारे पास जो डी की वैल्यू इस क्वेश्चन, अगर इस इक्वेशन के लिए डी की वैल्यू क्या है दोस्तों -3। तो आप ही बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा केस है, तो आप बोलेंगे सर ये वाला केस है। अगर ये वाला केस है दोस्तों नो रियल रूट्स, तो नो रियल रूट्स कौन से मिले दोस्तों, ये नो रियल रूट्स का हिंदी में मतलब क्या था दोस्तों, कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं दोस्तों, ठीक है भाई। इस तरह से दोस्तों आप ये समझ गए ना दोस्तों, अब शायद आगे बताने की जरूरत ना पड़े, है ना, बस बताएं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों तो ऐसे ही मेरे साथ चलते रहिए, ठीक है। आइए करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कोई दिक्कत भाई यहां तक बताओ, कोई दिक्कत हो किसी को भी नहीं है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ना, नहीं तो मिस्टेक हो सकती है इस क्वेश्चन अगर आप पढ़ा नहीं तो। देखिए क्या है क्वेश्चन, मेरे साथ देखिए एक बार। ये कह रहा है कि टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, सेम कॉमन डिफरेंस दोस्तों इस बात पे ध्यान दो, सेम कॉमन डिफरेंस। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -2 एंड दैट ऑफ अदर इज -6, ठीक है दोस्तों। देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फिफ्थ टर्म दोस्तों, फिफ्थ टर्म, ये क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। हिंदी में देख लो दोस्तों, क्योंकि अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आया दोस्तों, आप हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, गारंटी इस बात की, ठीक है दोस्तों। क्या कह रहा है कि दो एपी का सामान्य अंतर समान है, इनमें से एक का पहला पद -2 है दोस्तों और दूसरे का -6 है, तो उनके पांचवें पद के बीच का अंतर क्या है दोस्तों। ध्यान रखना सामान्य अंतर और खाली अंतर में फर्क है दोस्तों। अगर सामान्य अंतर की बात करें या वो कॉमन डिफरेंस की बात करें दोस्तों, वो डी की बात करता है जो एपी का होता है दोस्तों। अगर खाली डिफरेंस की बात कर रहा है वो जनरल डिफरेंस होता है दोस्तों, ठीक है, किसी भी दो नंबर के बीच का डिफरेंस। तो दोस्तों देखिए दोस्तों ये क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास दो एपी है दोस्तों, तो हम मान लेते हैं ना दो एपी। तो देखिए मान चलिए मैंने एपी मान ली दोस्तों, जो दो एपीज है दोस्तों, मैं कह रहा हूं पहली A1 A2 A3 है दोस्तों, इस तरह से, ठीक है, और A4 A5 एंड सो ऑन दोस्तों, यानी बोल दो AN तक है, ये मैंने एक एपी मान ली दोस्तों, ठीक है। ऐसे में दूसरी एपी मान रहा हूं दोस्तों, अब देखो वो आप B1 B2 इस तरह मान सकते, नहीं तो कैपिटल ए के अकॉर्डिंग मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोल दिया कैपिटल ए, क्योंकि एपी है दोस्तों मैं ए को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूं, A2 A3 A4 A5 दोस्तों, ऐसे करके दोस्तों AN तक। तो यहां से दोस्तों आप देख रहे होंगे कि
अगर मैं दोस्तों यही से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं दोस्तों, ये क्या चाह रहा है कि जो फर्स्ट टर्म, देखो ये ध्यान देना, हाँ, द फर्स्ट टर्म ऑफ वन एपी इज -2, यानी फर्स्ट एपी की जो फर्स्ट टर्म दोस्तों यानी A1 है दोस्तों, वो क्या है -2 है दोस्तों, मैं ही लिख रहा हूँ। और डी क्या रहा है, वो तो सेम ही है दोस्तों, उसको मैं डी से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ वही। और जो A1 है, कैपिटल A1 दोस्तों, वो क्या देखो, एंड दैट ऑफ अदर, दूसरे वाले की जो फर्स्ट टर्म क्या दोस्तों -6 है, यानी कि देखो दूसरे का -6 यानी -6। डी दोस्तों ध्यान रखना, ये डी दोनों में ही सेम, इसलिए मैंने सिर्फ दोनों में ही डी लिख दिया था इसको, कॉमन डिफरेंस है दोनों में, किससे रिप्रेजेंट कर दिया, डी से दोस्तों। ये आपका क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है दोस्तों, द डिफरेंस बिटवीन देयर फिफ्थ टर्म, यानी पांचवी टर्म के बीच में क्या डिफरेंस होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देखो हम पहले दोनों की पांचवी टर्म लिख लेते हैं ना। तो पांचवी टर्म देखो कैसे, देखो भाई A5, आप जानते हो दोस्तों ए एन का फॉर्म में क्या होता है, A+n-1 इंटू डी होता है दोस्तों। तो दोस्तों A5 यानी बोल दो A1 बोल A प्लस में n-1 बोल 5 -1 और डी तो है दोस्तों सेम। तो यानी हमारे पास ये क्या आएगा, देखो एक ये क्या दोस्तों हमारे पास A1 मतलब कि A होता है ना, ये फर्स्ट टर्म, जैसे मैंने अगर मैं खाली ये हटा भी दूंगा आपके लिए तो ये तो आप समझ ही जाएंगे ना भाई। भाई इस पे कोई दिक्कत होगी भाई। चलो कोई नहीं दोस्तों, मैं दोबारा से समझा देता हूँ, ठीक है। नहीं तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो ए दूसरे वाले, सॉरी बेटा एक मिनट, जो ए दोस्तों मैंने उसका फर्स्ट टर्म एपी का क्या दोस्तों -2 है, ठीक है। और बड़े वाले का दूसरे वाले क्या दोस्तों -6 है दोस्तों। इसका भी डी है दोस्तों और ये भी डी है। पूछ क्या रहता है A5 और A5 के बीच में दोस्तों डिफरेंस, क्या पूछ रहा था दोस्तों, डिफरेंस। तो दोस्तों देखिए अगर मैं बात करूं, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है ना an का A+n-1 इंटू डी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों A5 निकालें दोस्तों, क्या आएगा ए की जगह क्या दोस्तों, यहाँ से देखो डायरेक्ट -2 प्लस n-1 बोलो 5 - 1 डी, डी तो सेम है दोस्तों, डी रखते हैं कोई दिक्कत नहीं है। यानी A5 क्या है दोस्तों -2 + 4D। इसी तरह दोस्तों ए कैपिटल 5 यानी कि फिफ्थ टर्म ऑफ सेकंड एपी, जो कि हमने A1 A2 और ए कैपिटल से दिखाया था दोस्तों। ये क्या आएगा हमारे पास, देखो बी की जगह, सॉरी एक कैपिटल की जगह क्या है दोस्तों, ये ऐसे ही तो बनेगा n-1 इंटू डी। तो यहां से देखो दोस्तों ए की जगह -6, डी की एन की जगह दोस्तों 5 -1 डी। तो यहां से क्या है हमारे पास -6 प्लस में 4D। और दोस्तों हमसे पूछ क्या रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस। आप थोड़ा ध्यान दो भाई, ये क्या हमारे पास -2 + 4D, ये क्या है दोस्तों -6 + 4D। अब आप इनका डिफरेंस चाहते हैं घटाएंगे दोस्तों, ठीक है, ये प्लस ये माइनस। तो आप देखेंगे 4D इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये तो कट गया, ये तो यानी कि 4D में से 4D तो 0। तो A5 माइनस इसमें से अगर -2 में से +4, क्योंकि माइनस कर रहे तो प्लस हो गया दोस्तों 6, तो ये आया 4। ये क्या है दोस्तों 4, यानी मैं बताऊंगा आपको। तो A5 और कैपिटल A5 का जो डिफरेंस हुआ है दोस्तों 4, कौन सी टर्म का, फिफ्थ टर्म का दोस्तों, कौन सी टर्म का, फिफ्थ टर्म का। अब थोड़ा सा में थोड़ा ध्यान देने की बात दोस्तों ये है कि आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है और उसने फिफ्थ टर्म का पूछ लिया, तो ये दोस्तों आप देख पा रहे हैं यदि सेम ही टर्म का तो कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है वो, तो आप देखेंगे यार ये 4D यहाँ 4D, अगर यहाँ पे 6 हुआ तो यहाँ 5D, तो डी से तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। यानी कि जो उनकी फर्स्ट, एक्चुअल में ये क्या है, इनकी जो फर्स्ट टर्म का डिफरेंस है दोस्तों वही पांचवी टर्म का डिफरेंस है। ध्यान रखो इस बात का। यदि ये पूछ ले सेवंथ टर्म का डिफरेंस क्या आएगा दोस्तों, तो सेवन टर्म का भी 4 ही आएगा। क्या आएगा दोस्तों 4 ही आएगा। अगर वो 20वीं का पूछे तो भी 20वीं का भी क्या आएगा दोस्तों 4 ही आएगा। जो सेम टर्म का डिफरेंस उसने पूछ रखा ना,
और दूसरे को पूछा तो उन जो दे रखा उसी का डिफरेंस है दोस्तों, उन्हीं का डिफरेंस आ जाएगा जो उसने पूछा होगा। ठीक है तो दोस्तों हमारे पास इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 4। वैसे ही आप ध्यान दे सकते हो कि हमारे पास ऐसे खाली डिफरेंस पूछा, ध्यान रखना डिफरेंस है दोस्तों वो हमेशा पॉजिटिव होता है। जो कॉमन डिफरेंस जो डी है, डी की वैल्यू दोस्तों कुछ ही हो सकती है दोस्तों, ठीक है, माइनस की भी प्लस की भी। तो डिफरेंस दोस्तों हमेशा पॉजिटिव होता है दोस्तों, नेगेटिव वाले तो वैसे भी नहीं होने थे। ठीक है, ये दोस्तों तो वैसे ही काट देते, तो दोस्तों हमारा पास 4 आएगा। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आओ भाई समझते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आओ भाई। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि द पॉइंट विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the point A -2, -5 and B 2, 5 is 0, 0, 2 and 2, 0 -2, 0। एक बार हिंदी में समझ लेते ना भाई, क्या है क्वेश्चन, देखिए आइए क्या कह रहा है कि वह बिंदु जो बिंदु A -2, -5 और B 2, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित है दोस्तों। तो देखो दोस्तों इसको समझते हैं। देखिए भाई ये क्या कहना चाह रहा है कि ये कह रहा है कि हमारे पास एक लंब समद्विभाजक, एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है दोस्तों। ठीक है, ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है दोस्तों, और ये कह रहा है कि हमारे पास जो ए है और ये बी है दोस्तों। जो ए के जो कोऑर्डिनेट है दोस्तों वो क्या कह रहा है, -2, -5 और बी के क्या कह रहा है दोस्तों, 2, 5। यानी ये वाला पॉइंट है दोस्तों और ये वाला पॉइंट। अब ये कह रहा है कि जो इसका लंब समद्विभाजक होगा, लंब समद्विभाजक जो इससे पास करके जाने वाला, वो तो कह रहा है द पॉइंट विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइंट। लाइन सेगमेंट दोस्तों, लाइन सेगमेंट जानते हैं जिसके 2 एंड पॉइंट होता है दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत? तो देखिए भाई इसका आप ध्यान दो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने का एक तरीका भी हो दोस्तों कि इसके आधे से ज्यादा आप आर्क लगाते हो इस तरफ, ठीक है, और इससे तो यहाँ आर्क लगे दोस्तों, ये वाला जो होगा ये क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या होगा दोस्तों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी कि ये वाला क्या होता है दोस्तों, इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से समान दूरी पर होता है। यानी ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या होती है, बराबर। यानी बोलो तो अगर मैं इसको बोलूं पी, तो जो पी है ना दोस्तों ये ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है दोस्तों। क्या है, मिड पॉइंट है। यानी किसी भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर होगा, जो उसको काट के जाएगा, उसको मिड पॉइंट से होगा दोस्तों। किससे होगा, मिड पॉइंट। तो हमें दोस्तों ए पी के कोऑर्डिनेट निकालने, यानी बोलते ए बी का जो मिड पॉइंट होगा वही क्या होगा दोस्तों, पी के कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम ए बी के क्या करते हैं, मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे लिखता है दोस्तों, पी। यानी मान चलिए मैं एक्स और वाई कह रहा हूं इनको, इसके कोऑर्डिनेट को एक्स, वाई। तो दोस्तों ये क्या होते हैं, मिड पॉइंट होगा ना कहीं दोनों का भाई, यानी मिड पॉइंट ऑफ ए बी। दोस्तों कैसे होता है वो, x1, नहीं तो यहां समझो भाई, यहाँ आ जाओ भाई, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। तो यहां से देख पा रहे हो दोस्तों, x1 यानी कि a के कोऑर्डिनेट x1 y1, x2 y2 b के कोऑर्डिनेट 2, 5। यानी कि हम देख पा रहे हैं दोस्तों x1 यानी बोलो तो -2, x2 क्या दोस्तों 2/2। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। y2 यानी कि -5 दोस्तों, सॉरी y1 -5 और y2 क्या दोस्तों 5/2। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों माइनस प्लस माइनस, यानी 2 में से दोगे तो 0, 0/2 दोस्तों क्या आया 0। ऐसे -5 + 5, तो ये भी 0 आया दोस्तों। यानी कि इसके जो p के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है दोस्तों 0, 0, यानी कि ये किससे पास हो जा रहा है, ओरिजिन से दोस्तों। इसका मिड पॉइंट क्या होगा दोस्तों, ओरिजिन होगा दोस्तों। क्या होगा, ओरिजिन। तो हमारे पास सही आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए सही है इसका, ऑप्शन ए। कोई दिक्कत भाई, समझ में आया नहीं आया भाई? चलिए भाई दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। देखो भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, आइए ट्रायंगल का क्वेश्चन है।
क्या कह रहा है कि इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, एंगल A इक्वल टू 47 डिग्री एंड एंगल E इज 83 डिग्री, देन C की वैल्यू क्या है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान दो भाई, ये क्या कह रहा है हमारे पास कि दो ट्राइंगल है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, और ये क्या कह रहा है कि ये A है, ये B है दोस्तों, और ये C है, ठीक है भाई। और दूसरा ट्राइंगल है DEF, तो सिमिलर कह रहा है, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये सिमिलर का साइन ये होता है दोस्तों, ये दोनों सिमिलर है। तो ए, हाँ तो दोस्तों देखो, अगर ये सिमिलर है ना तो ध्यान रखना समरूप है, तो ए वाला ए के कॉरस्पॉन्ड होगा, तो यानी कि यहाँ पे डी होगा दोस्तों, ध्यान रखना भाई। और बी दोस्तों, बीच में बी है, यानी बोलो तो यहाँ से समझ लो भाई ए, ठीक है, सॉरी, ए डी कॉरस्पॉन्ड होगा, बी ई के, और सी एफ के। तो दोस्तों बी यहाँ क्या आएगा, डी ई, और ये आएगा दोस्तों एफ, ठीक है। ये हमारे पास क्या दोनों सिमिलर ट्रायंगल दोस्तों, मैंने उसके हिसाब से ये आपको रिप्रेजेंट करके दिखा दिया दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है आप समझते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में क्या क्या दिया और क्या पूछ रहा है उस बात पे ध्यान करते हैं। दोस्तों क्या कह रहा है कि एंगल ए 47 डिग्री है, 47 ये वाला, एंड एंगल ई क्या दोस्तों, ये है, ये क्या कह रहा है 83 डिग्री है, 83 डिग्री क्या है दोस्तों, 83। देखो भाई, अब यदि ये सिमिलर ट्राइंगल है, तो सिमिलर ट्राइंगल के दोस्तों वैसे तीन क्राइटेरिया होते हैं, डबल ए, SAS, ठीक है, और तीसरा क्या होता है दोस्तों बताइए, ट्रिपल S, ठीक है। ये सिमिलरिटी के होते हैं तीन, या आप इसको ट्रिपल ए भी कह सकते हैं, सेम ही बात है, SAS यानी दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड और बीच में एंगल, ठीक है, का रेशियो अगर सेम है तो दोस्तों वो क्या सिमिलर ट्राइंगल, और ये तीनों ही साइड का जो रेशियो होगा दोस्तों, यदि इस साइड का रेशियो इस साइड के रेशियो के बराबर है तो दोस्तों क्या होगा, वो भी क्या होंगे, सिमिलर ट्राइंगल दोस्तों। तो देखिए भैया, तो ये क्या कह रहा है हमसे, ये दोनों क्या इसने खुद ने दे दिया सिमिलर, और जो सिमिलर ट्राइंगल होता है ध्यान रखना, तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है दोस्तों, इक्वल होते हैं। तो देखिए पूछ क्या रहा है, देन सी क्या है, तो दोस्तों सी तो दोस्तों इस वाले में आता है, इस वाले ट्राइंगल में, तो हम इस पे चर्चा करते हैं ना। तो हमारे पास इसमें 47 डिग्री तो है ये दोस्तों, हम देख रहे हैं 83, और 83 दोस्तों अगर ये ई है तो दोस्तों मैंने बताया ई बी के बराबर होगा, तो दोस्तों ये 83 है दोस्तों, ये भी क्या होगा 83। और हम ये बात जानते हैं, अगर हमसे पूछ क्या रहा है, ये वाला भाई, ये वाला एंगल ही तो पूछ रहा है हमसे, यानी एंगल सी। और हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम है जो दोस्तों वो 180 होता है, यानी इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी बोलेंगे दोस्तों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल कितना हो दोस्तों 180। यानी कि हम क्या समझे दोस्तों कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर होगा दोस्तों 180 डिग्री। दोस्तों हम देख रहे हैं ए की वैल्यू क्या 47 डिग्री, और बी की वैल्यू क्या दोस्तों 83 डिग्री। पूछ सी रहा तो सी की जगह सी रखो, कोई दिक्कत नहीं हुई, 180। अब हम देखना कि 47 डिग्री और 83 कितना हो दोस्तों, बताओ भाई। देखो 7 3 10 और 8 यानी हो गए 130 दोस्तों, ठीक है। 83 से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, किसी को दिक्कत है ऐसे कर लेंगे, 0 1 8 4 12 13 130 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ तो प्लस का होगा, इस तरफ माइनस का हो जाएगा, 130 डिग्री माइनस सॉरी 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री दोस्तों। तो आप देखिए जब 180 में से आप 130 घटाएं तो क्या है दोस्तों 50 डिग्री, 50 डिग्री, एंगल सी की जो वैल्यू दोस्तों क्या आई 50 डिग्री दोस्तों, क्या है दोस्तों 50 डिग्री, ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास कौन सा ऑप्शन सी है दोस्तों, ए। तो दिक्कत में किसी को, आसान है ना बिल्कुल दोस्तों। ऐसे में आपको ना हर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट प्लस में क्वेश्चन जो कराते जाऊंगा दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़े रहो दोस्तों। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, 1 महीने के अंदर ना आपके अंदर से ना मैथमेटिक्स का मैं डर खत्म कर दूंगा दोस्तों, चाहे आपने पहले पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो दोस्तों। ध्यान रखने से बात, मेरे साथ लगातार जुड़े रहना बस, ठीक है। 1 महीने के अंदर दोस्तों आपका मैथमेटिक्स का डर खत्म हो जाएगा बिल्कुल। तो देखिए आइए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए भाई
क्वेश्चन ध्यान से देखना भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। आइए क्या क्वेश्चन है कि इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री देन पी ओ ए इज इक्वल टू। तो दोस्तों एक बार हिंदी में समझ लेते हैं ना। यदि बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा PA और PB एक दूसरे पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं तो एंगल POA बराबर है दोस्तों 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री या 80 डिग्री। दोस्तों आइए दोस्तों इसको समझते हैं ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए भाई। ये कह रहा है कि हमारे पास दोस्तों क्या है, एक सर्कल है दोस्तों, क्या है, सर्कल है। और ये कह रहा है कि इसके बाहर से कोई एक पॉइंट है P, क्या है दोस्तों, P है दोस्तों, क्या है, P है। इस P से दोस्तों इस पे दो टेंजेंट डाले गए और वो टेंजेंट को क्या नाम दे रहा है दोस्तों, ये P हुआ। टेंजेंट का नाम दे रहा है वो दोस्तों PA एंड PB। तो दोस्तों P ये हुआ यानी PA और PB। और क्या कह रहा है भाई, सेंटर इसका O। ठीक है दोस्तों, सेंटर क्या दोस्तों इसका O। अब पूछना क्या, और ये कह रहा है कि जो इसके जो ये दोनों टेंजेंट है P और PB दोस्तों जो इंक्लाइंड है दोस्तों, यानी ये 80 डिग्री है दोस्तों। मैं 80 डिग्री यहाँ लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। ये 80 है जो वाला एंगल, ये मैंने यहाँ लिख दिया 80 डिग्री दोस्तों, इंक्लाइंड यानी झुके हुए दोस्तों एक ही दूसरे के ऊपर। तो हमसे पूछ क्या रहा है दोस्तों, ये POA यानी इसको हमको ज्वाइन करना पड़ेगा दोस्तों, POA ये पूछना चाह रहा दोस्तों हमसे। ठीक है भाई, अब देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना भाई। ठीक है, देखो मैं इस क्वेश्चन दो तरीके से बता सकता हूं, इसको भी ज्वाइन कर लो दोस्तों। ठीक है, अब देखो ध्यान से भाई, आप जानते होंगे देखो दोस्तों कि हमारे पास जो टेंजेंट होता है और जो रेडियस होती है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे किया था हम दोस्तों परपेंडिकुलर होते हैं दोस्तों एक दूसरे के। ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल क्या हो दोस्तों 90 डिग्री और ये भी क्या हो 90 डिग्री। अब आप जान रहे होंगे कि APBO ये क्या दोस्तों एक क्वाड्रिलेटरल है, क्या है, क्वाड्रिलेटर। और क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम क्या था दोस्तों 360। अब 90 ये हो गया, 90 ये हो गया, तो दोस्तों ये दोनों एंगल कितने हो दोस्तों 180। कितने हो दोस्तों, सॉरी हाँ 180 बच्चे दोस्तों, 90 ये हो गया, 90 180 तो ये हो गया, और बाकी दो एंगल कितने बचे 180 के। और इसमें से 80 ये है, तो दोस्तों ये वाला क्या हुआ दोस्तों 100, कितने डिग्री हुआ 100 डिग्री। भाई आपने बोला सर बिल्कुल। और आप ये बात भी जानते हो दोस्तों, आप 9th क्लास में भी प्रूफ किया होगा दोस्तों। देखो ये क्या रेडियस है दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल APO और ट्रायंगल BPO। तो ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या दोस्तों बराबर, क्योंकि भाई रेडियस है ना, किसी भी सर्कल की जो रेडियस है वो तो सेम ही होती है। और दोनों टेंजेंट जो बाहर से डाले गए दोस्तों वो भी सेम ही है, क्या है, सेम ही है दोस्तों, है कि नहीं। और ये वाला एक ट्रायंगल, ये वाला एंगल क्या दोस्तों सेम है, तो SS एक कॉन्ग्रुएंसी से दोस्तों दोनों ये ट्रायंगल क्या दोस्तों कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट तो क्रॉस पर एंगल क्या होंगे दोस्तों बराबर, यानी कि जितना एंगल ये है दोस्तों उतना ही एंगल ये होगा, और जितना ये है उतना ही ये होगा। मैं बात करूं तो दोस्तों देखो दूसरे कलर से समझाने की कोशिश करता हूं, यानी जितना एंगल ये है उतना एंगल ये होगा दोस्तों, और जितना ये है उतना ये होगा ये। ठीक है दोस्तों, अगर ये 100 तो दोस्तों सिंपल सी बात है ये 50 डिग्री हुआ, ये भी 50 हुआ, तो दिक्कत थोड़ी किसी को भाई। यानी कि आप ध्यान दे दो POA कितना है दोस्तों 50 डिग्री, यानी हमारा ऑप्शन A ठीक है दोस्तों, ऑप्शन A बिल्कुल राइट है दोस्तों, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, ठीक समझे कि नहीं समझे दोस्तों, इस तरह से कर सकते हैं इसको। नहीं तो वैसे अगर थोड़ा ध्यान दे, ये 80 होगी ये 40 हो जाएगा दोस्तों, ये 90 ये 40 होगा, तो दोस्तों बाकी कितना बचा 50 ही तो बचा। कोई दिक्कत भाई किसी को भी, आपने बोलो सर 1% भी दिक्कत नहीं, बस आप ऐसे ही पढ़ाते रहो दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन जानते हैं हमारे पास क्या है दोस्तों। देखो भाई, देखो भाई क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना भाई, क्या है क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा का ओबेरस्ट बिंदु खालिस्तान कहलाता है। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। अभी थोड़ी देर पहले बताया है दोस्तों, और आपने पढ़ा भी होगा। देखो दोस्तों फिर बता देता हूं एक बार, ये क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। देखो द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट दोस्तों, मान चलिए ये हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है कोई भी, जिसको नाम मैं दे रहा हूं अभी P। ये मान चलिए ये पॉइंट यहाँ पे टच करके जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये कह रहा है कि
द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द, जो ये एक तो ये वाला पॉइंट जो जहां पर टच करके जाता है सर्कल को दोस्तों, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, ये पूछना चाह रहा दोस्तों। ठीक है, वैसे ये रे नहीं है, वैसे बता रहा हूँ। ठीक है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं दोस्तों। ठीक है, देखो भाई, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हिंदी में क्या बोलते दोस्तों, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु दोस्तों। तो दिक्कत, इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। तो दोस्तों ऐसे आपका देखिए, यह तो क्या दे रखा, फ्लिप द ब्लैंक दे रखा आपको। ठीक है, तो ऐसे ही आपके पास ऐसे 20 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कोई दिक्कत हुई इसी, इस वाले, ये तो आसान था, याद रखना बस, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पूछ लिया जाएगा तो आप बता देंगे। ठीक है, आइए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए ध्यान दो भाई। देखो भाई, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आ गया एक। देखो क्या क्वेश्चन है, ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इस, इसकी वैल्यू क्या दोस्तों। तो देखिए भाई, इसकी वैल्यू निकालने से पहले ना मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यू, एक हमारे पास जो चैप्टर है दोस्तों, उसकी मैं जो वैल्यूज है दोस्तों, स्टैंडर्ड वैल्यूज है, बस वो बता देता हूँ एक बार आपको, क्योंकि आगे हमको बार बार यूज करना पड़ेगा दोस्तों। तो पहले मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद यूज करते रहेंगे। ठीक है, देखो भाई, मैं साइन थीटा के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, फिर उसके बाद आप सभी के निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके लिए अगर मैं थोड़ा सा एक फॉर्मूले के द्वारा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, कैसे करेंगे। ये क्या होता है, फिंगर्स बिलो, फिंगर्स बिलो दोस्तों, एक बहुत अच्छी ट्रिक है दोस्तों, जिससे आप इस क्वेश्चन, इसकी वैल्यूज को याद कर सकते हैं दोस्तों। फिंगर्स बिलो, देखो मैं कह रहा हूँ दोस्तों, देखो ध्यान देना थोड़ी देर के लिए। मैं ये अपना जो हैंड है ऐसे बना रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, थोड़ी देर ये समझो भाई, इससे मतलब फिंगर्स के द्वारा दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम इन इन फंक्शन जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा, ये हम इनको वैल्यूज को याद कर सकते हैं। कैसे दोस्तों, देखिए दोस्तों, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन थीटा वैल्यू चाहिए दोस्तों हमको। ठीक है दोस्तों, साइन थीटा की चाहिए। अब ध्यान रखना, मैं कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है दोस्तों, उन्हीं के लिए कर रहा हूँ। एक तो 0 डिग्री पे, एक 30 डिग्री पे दोस्तों, एक 45 डिग्री पे, एक 60 डिग्री पे दोस्तों, और एक 90 डिग्री पे। ये मैं स्टैंडर्ड वैल्यूज की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों इस वाली फिंगर पे आप क्या लिखेंगे, 0 डिग्री, इस पे दोस्तों 30 डिग्री, इस पे 45 डिग्री, इस पे दोस्तों 60 डिग्री, और ये दोस्तों 90 डिग्री। अब दोस्तों देखो भाई, हम किसी बात कर रहे हैं, सबसे पहले बात करते हैं 0 डिग्री पे। तो क्या ध्यान रखना, रूट के अंदर दोस्तों 0। अब देखो फिंगर्स बिलो, अब उस फॉर्मूले के हिसाब से देखो दोस्तों, कि रूट के अंदर जो, अब इसकी चाहिए 0 केवल चाहिए, इसके नीचे दोस्तों क्या फिंगर है, आप बोलेंगे एक भी नहीं है, तो सिंपल सी बात है, आया 0, यानी फिंगर्स बिलो बटे 2। अब 0/2 दोस्तों 0 ही होता है, यानी साइन 0 की वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 0। साइन 0 वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 0। याद रहेगा। ठीक है भाई, अब बात करते हैं अगले वाले की। देखो भाई क्या है, 30 की बात करते हैं, यानी कि साइन 30 की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, साइन 30। तो देखो 30 वाली दोस्तों ये वाली फिंगर है, तो इसके नीचे कितनी फिंगर दोस्तों, एक बची अभी। तो दोस्तों रूट के अंदर क्या आएगा दोस्तों, एक फिंगर बटे 2। रूट 1 का मतलब क्या दोस्तों, 1, यानी 1/2, यानी साइन 30 की वैल्यू क्या है दोस्तों, 1/2। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, ऐसे करेंगे। ठीक है, अब देखो भाई, समझते रहना। अब बात करते हैं 45 डिग्री। 45 दोस्तों थर्ड वाली फिंगर है ना, थर्ड 5 फिंगर, यानी कि रूट के अंदर दोस्तों कितनी फिंगर आएंगी, यानी फिंगर्स बिलो जिसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, उससे नीचे कितनी फिंगर, आप बोलेंगे 1 और 2, तो दोस्तों हैगा 2/2। दो तो दोस्तों फॉर्मूले का ही है। ठीक है, फॉर्मूले का, तो रूट 2 का मतलब क्या था, रूट 2 इस तरह से। अब 2 को क्या ले सकते हो आप, रूट 2 गुना रूट 2, आप सभी जानते होंगे दोस्तों ना। तो 2 से रूट 2 कटा, इसका मतलब है 1/√2, 1/√2। तो दोस्तों यानी कि साइन 45 डिग्री क्या था दोस्तों, 1/√2 होता है, 1/√2। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों साइन 60। साइन 60 के नीचे देखो भाई कितनी फिंगर्स है, 3। कितनी है दोस्तों, 3। तो रूट के अंदर आया 3, रूट के अंदर आया क्या दोस्तों, 3, वटे में क्या आएगा दोस्तों, 2। यानी साइन 60 केवल क्या है दोस्तों, रूट 1 अपॉन, हाँ रूट 3/2, रूट 3/2 दोस्तों, रूट 3/2। अब देखो भाई 90 के लिए दोस्तों 4 फिंगर है, कितनी फिंगर है, 4। तो रूट 4/2,
√4 मतलब 2, 2/2 काट के कितना है दोस्तों 1, क्या है 1, यानी साइन 90 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों 1 होती है, क्या होती है 1। ऐसे साइन का याद कर ले दोस्तों। अब साइन की वैल्यू से ना अलग जो और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचे दोस्तों उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर साइन की दे दी ना हमको कॉस की निकालनी है दोस्तों, कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा दोस्तों पीछे से पकड़ लो खाली बस 1, यानी कि जो वहां से घुमा के ये √3/2, बस ये आ गई तो ये आ जाएगा दोस्तों 1/√2, ये वाला 1/2 और ये 0। कोई दिक्कत है भाई, ठीक है। और अब बात करते हैं टेन थीटा। आप जानते हो टेन थीटा क्या होता है दोस्तों, साइन अपॉन कॉस। टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी साइन थीटा की वैल्यू अपॉन कॉस, यानी साइन थीटा की वैल्यू को कॉस थीटा की वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए जो सेम एंगल की बात कर, जैसे कि मान चलिए साइन 0 की टेन 0 की वैल्यू चाहिए तो 0/1, 0/1 यानी कि बोल दो 0, 1/√2 बटे में √3, तो 2 से 2 कट जाएगा दोस्तों, ये आएगा 1/√3, 1/√3। ऐसे दोस्तों 1/√2 से तो 1/√2 कंप्लीट कट जाएगा, ये आएगा 1, यानी 10 45 कितना होता है 1। यहाँ से दोस्तों 2 कटेगा, फिर यहाँ बचे ऊपर आएगा √3, 1/0 दोस्तों इसको बोलते हैं अनडिफाइनेबल, बोलते हैं इन्फिनिटी दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों हमारे पास इसकी वैल्यूज होती है दोस्तों। ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है दोस्तों उनकी वैल्यूज निकालवाई है। आप बाकी और भी निकाल सकते टेन थीटा की, इसके अपोजिट हो जाएंगे। चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, फिर आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉट थीटा, कॉट थीटा दोस्तों टेन थीटा का उल्टा होता है, तो इसके उल्टा तो ये 1/0 आएगा, तो ये अनडिफाइंड, ठीक है। यानी वहां से पकड़ लो, चाहे इसका उल्टा कर दो भाई, 1/√3 यानी √3 आएगा दोस्तों। एक का उल्टा एक ही होगा, √3 का 1/√3, 1 होता है दोस्तों 0, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो टेन थीटा का उल्टा, अब करते हैं कॉस थीटा का उल्टा, सेक थीटा। सेक थीटा की दोस्तों सेक की वैल्यूज को उल्टा कर दीजिए, सेक यानी 1/1 यानी बोलते एक एक ही आएगा दोस्तों ये भी, ठीक है। इसका 2/√3 उल्टा करना मतलब भाई न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दो, ठीक है भाई। आइए भाई, इसका √2 हो जाएगा दोस्तों, यानी 1/√2 का √2/1, और ये 2 दोस्तों, और ये 1/0, तो बोलो दोस्तों अनडिफाइंड, यानी बोलो तो इन्फिनिटी। कोई दिक्कत। अब देखो भाई ऐसी साइन कोसेक का भाई, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा देखो, एक 0 का 1/0 दोस्तों अनडिफाइंड, ठीक है। 1/2 2 आ गया दोस्तों, 1/√2 का √2 दोस्तों, इसका 2/√3, 2/√3 दोस्तों, ठीक है। इसका 1/1 यानी कि बोल तो 1 ही आ गया दोस्तों, 1/1 दोस्तों। ये मैंने सभी जो 6 के 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है दोस्तों, सभी की वैल्यू मैंने लिख दी है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अब मैंने ये इसलिए बता दिया कि आगे जो आप ये वैल्यू याद कर लेंगे दोस्तों, आगे मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, ठीक है। आइए भाई अब क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अब तो बेशक मैं इसको मिटा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, ये मिटाना सही नहीं होगा, मैं यहीं पे समझा देता हूं, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे दोस्तों, सॉल्व ही करा देता हूं, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आएगी देखो, 2 टेन थीटा, टेन थीटा दोस्तों कितनी की बात करा, 30 डिग्री है, टेन थीटा 30 डिग्री बट 1/√2, यानी 2 गुना, ध्यान रखना भाई 2 और टेन थीटा का रिलेशन क्या दोस्तों मल्टीप्लाई, तो इसलिए मल्टीप्लाई 1/√3 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा दोस्तों। अब टेन देखो, टेन स्क्वायर थीटा ध्यान दो भाई, बस एक 30 ही तो है, तो इसका स्क्वायर करना खाली, तो आप स्क्वायर करेंगे दोस्तों, यहां से अगर ध्यान दे तो ये क्या आएगा 2/√3, भाई सॉल्व करेंगे ना इसको, 2 × 2 √3 बटे यहाँ से 1 प्लस स्क्वायर रूट कट जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 1/3, 1/3। अब इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा देखो दोस्तों, तो 2/√3 बटे 3 और 1 4, यानी 3 और 3 ऊपर आ जाएगा दोस्तों, 4/3 आ गया दोस्तों। इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों, आप जानते हैं कि नीचे वाला सबसे ऊपर पहुंच जाता है ना, यानी ये वाला यहाँ पहुंचेगा दोस्तों, इसकी गुना यहाँ, यानी बोले 2 गुना 3 बटे में √3 गुना 4। तो आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे दोस्तों, 2 से 4 कटेगा 2 बार, ठीक है भाई, और √3 से 3 कटेगा √3 टाइम्स, √3 टाइम्स, क्योंकि 3 का मतलब क्या √3 गुना √3, तो ये कटेगा √3 बार, यानी इसकी वैल्यू आएगी दोस्तों √3/2, √3/2, √3/2।
यानी कि टेन 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है दोस्तों, √3/2। अब इसकी जगह हम कुछ साइन 60 भी ले सकते हैं, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू क्या होता है दोस्तों, √3/2। दोस्तों ये ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के ऊपर एक क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन, जो कि आपको मैंने सारी वैल्यूज बता दी दोस्तों। जैसे कि आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, उसमें आपको कोई परेशानी ना हो दोस्तों, तो इनको जरूर याद कर लेना दोस्तों, फर्स्ट क्लास में याद कर लेना, आगे अगली क्लास में दोस्तों केवल रिवाइज करेंगे वैल्यू, ठीक है। आइए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास। देखो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। अब देखिए दोस्तों, अब ये एक स्टेटमेंट है दोस्तों। अब मैथमेटिक्स में दोस्तों हमारे पास देखो, सबसे पहले समझ आता हूं कि स्टेटमेंट क्या होती है। स्टेटमेंट दोस्तों जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास कोई भी सेंटेंस है, वो मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट तब बनती है यदि वो ना तो कोई क्वेश्चन मार्क वाला है, ना कोई ऑर्डर वाले स्टेटमेंट है, ना फिर कोई बोले तो एक्सक्लेमेटरी वाली जो सेंटेंस है दोस्तों, वो भी हमारे पास क्या नहीं बनते, सेंटेंस नहीं बनते। अब मैथमेटिक्स जो स्टेटमेंट बनती है दोस्तों, देखो अब देखो ये 3 टाइप के होते हैं दोस्तों, 1 2 3। एक तो क्या दोस्तों, ऑलवेज ट्रू होगी, ऑलवेज ट्रू, ठीक है, ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ऑलवेज ट्रू, भैया ऑलवेज फॉल्स, ऑलवेज फॉल्स। या फिर दोस्तों क्या होगा दोस्तों, एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस मतलब दोस्तों ना कहीं सही कहीं गलत, तो वो वाली स्टेटमेंट एम्बिग्यूअस। तो दोस्तों हमारे पास ऑलवेज ट्रू में दोस्तों देखो, यानी कि सदैव सत्य, सदैव सत्य, ठीक है दोस्तों, ये सदैव असत्य, और ये वाले दोस्तों संदिग्ध। यहाँ पे संदेह होता है कि ये सही है या गलत है दोस्तों। तो दोस्तों इस वाली स्टेटमेंट को देखो, इस वाली को ऑलवेज ट्रू, ये वाली है ना, ये ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज फॉल्स दोस्तों एफ से लिखेंगे, ट्रू के लिए टी होता है दोस्तों, एफ के लिए फॉल्स होता है, ऑलवेज फॉल्स, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैं कुछ स्टेटमेंट लिखता हूँ दोस्तों, जैसे कि मान चलिए मैंने इसके लिए स्टेटमेंट लिख दी कि 2 + 3 = 5। एक स्टेटमेंट दोस्तों हमेशा ट्रू है। एक स्टेटमेंट लिखी 2 + 6 = 9, यानी कि 2 + 6 = 9 लिख दिया दोस्तों, क्या सही है? आपने बोला नहीं ये गलत है, हमेशा ही गलत रहेगी दोस्तों ये। एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस मतलब दोस्तों कहीं गलत कहीं सही। जैसे कि थोड़ी देर के मैं सेंटेंस के फॉर्म में लिखता हूँ दोस्तों कि टुमारो इज मंडे, मैंने बोल दिया कि स्टेटमेंट बोल दी टुमारो इज मंडे। अब देखिए दोस्तों ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू रहेगी दोस्तों, ये हमेशा ही फॉल्स रहेगी। अब ये टुमारो इज मंडे, इसका मतलब क्या दोस्तों, अब जब ये बात संडे को बोली जाएगी दोस्तों तो ये स्टेटमेंट सही है। अगर ये बात दोस्तों ट्यूसडे को बोली जाएगी तो क्या तब सही होगी? आपने बोला नहीं, तो यानी कहीं गलत है कहीं सही है। तो दोस्तों इस वाली जो अगर जो तरह की स्टेटमेंट बनेंगे दोस्तों, ये थर्ड वाली, ये भी हम किस में मानेंगे? फॉल्स में दोस्तों, किसे मानेंगे? फॉल्स में, क्योंकि या तो हमेशा ट्रू होनी चाहिए, फिर हमेशा यहाँ फॉल्स। यानी ये अगर कहीं ऐसा होगा कि कहीं तो सही है कहीं गलत है, तो दोस्तों उस स्टेटमेंट को किस में कंसिडर करेंगे हम? फॉल्स में। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन पे आते हैं, क्या क्वेश्चन है ध्यान दो भाई। ये क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। अब थोड़ा ध्यान दो भाई, अभी हम क्वेश्चन पढ़ के आए हैं कि 10 की वैल्यू देखो, इस पे 0 हो रही है, यहाँ 1 हो रही है, तो वैसे 1 से छोटी कह रहा तो 1 तो हो रही है, यानी कि गलत हो गया। बट अगर 1/√3 की वैल्यू दोस्तों 1 से छोटी आई तो यहाँ तो सही है, और √3 की वैल्यू 1/1.732 होती है दोस्तों, √3 की वैल्यू, तो ये बोल 1 से तो बड़ी भी होती है। यानी कि जो हमारे पास जो 10 कह रहा है ना, ये 10 की वैल्यू दोस्तों कहीं पे तो क्या है दोस्तों, सही है स्टेटमेंट, कहीं पे गलत है। तो दोस्तों इस स्टेटमेंट को हम किस में कंसीडर करेंगे? फॉल्स में। किस में दोस्तों? फॉल्स में। तो ये वाली स्टेटमेंट दोस्तों हमारी क्या है? फॉल्स है, क्या है? गलत है। समझ गए होंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे पास जो 10 अगर मैं बात करता हूं 10 60 डिग्री, तो दोस्तों वो क्या है? √3, और √3 की वैल्यू 1.732,
एंड सो ऑन होती इस तरह से हमारे पास है ना। तो यानी 1 से एक्सीड कर रही है, बट ये क्या कह रहा है स्टेटमेंट कि ये इसकी वैल्यू हमेशा ही 1 से छोटी होती है। तो दोस्तों ये गलत है। क्या है दोस्तों? गलत है। कोई दिक्कत भाई? आ भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट? हाँ भाई ध्यान दो भाई, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, इसको समझ दे। क्या कह रहा है कि इफ ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट सी देन द वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस बी इज। हिंदी में देखो दोस्तों, यदि ट्राइंगल एबीसी सी पर समकोण है तो कॉस ए प्लस बी का मान खालिस्तान है। तो दोस्तों क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दो ना भाई। क्या है क्वेश्चन? क्या कह रहा है देखो भाई, ये कह रहा है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल दोस्तों, जिसमें सी यानी यहां पे क्या दोस्तों, यहां पे क्या दोस्तों 90 डिग्री है। जानते हैं ना दोस्तों 90 डिग्री है। तो दोस्तों ये कह रहा है ये सी है, तो दोस्तों ये ए होगा, ये बी होगा। ठीक है। अब ये पूछना क्या चाह रहा है? ये पूछ रहा है हमसे कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी दोस्तों। थोड़ा ध्यान दो आप जानते हैं कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम है दोस्तों, वो होता है 180। अच्छा कैसा ही ट्राइंगल है, राइट एंगल है, एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, कोई दिक्कत उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास हम देख पा रहे हैं कि यार यहां पे ये 90 हो गया, तो दोस्तों इसका सम और इसका सम हमारे पास क्या होगा 90 डिग्री। क्या होगा दोस्तों 90, यानी बोले तो हमारे पास कॉस ए प्लस बी दोस्तों क्या होगा 90 डिग्री। क्या होगा दोस्तों कॉस 90 डिग्री। यानी एक्चुअल में हमसे ए प्लस बी की बात बोले तो पूछना है कॉस 90 की वैल्यू क्या दोस्तों। और अभी मैं पीछे बता के आऊंगा आपको, कॉस 90 क्या दोस्तों 0, कॉस 90 क्या दोस्तों 0। तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होता है दोस्तों 0। क्या होती है दोस्तों 0। समझे भाई? कोई दिक्कत किसी को? इस तरह से बहुत आसान तरीके से दोस्तों क्वेश्चनों को करेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कराऊंगा दोस्तों मैं आपको। ठीक है, आइए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो भाई क्या है क्वेश्चन, ध्यान देना भाई। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, ये भी ये आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्रीज ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर इस। यानी कि त्रिज्या आर वाले एक वृत्त के कोण पी पर पी वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल डिग्री में है खालिस्तान दोस्तों। तो देखो दोस्तों क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक क्या है दोस्तों सर्कल है दोस्तों। क्या है? क्या एक सर्कल है दोस्तों। ठीक है। अब ये पूछना चाह रहा हमसे कि हमारे पास देखो भाई, यानी कि देखो त्रिज्या खंड तो आप सभी जानते होंगे कि जो हमारे पास जो त्रिज्या रेडियस, मान चलिए ये एंगल पी है दोस्तों, थीटा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, थीटा दे रखा है इसने हमको, यानी थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है दोस्तों हमको यहाँ पे इसने, बराबर पी। ठीक है, थीटा बराबर दे रखा पी। तो दोस्तों त्रिज्या खंड क्या होता है देखिए ध्यान दे दो, यानी जो त्रिज्या और आर्क के बीच आर्क से मिलकर बनता है दोस्तों वो होता है त्रिज्या खंड दोस्तों। थोड़ी देर में मैं नाम देता हूँ ओ ए बी। तो दोस्तों ये वाला तो अगर मैं ओ ई बी बात करूँ, ये वाला एरिया है जो दोस्तों, यानी ये वाला एरिया दोस्तों। ठीक है, ये वाला एरिया जो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये वाला क्या दोस्तों माइनर सेक्टर है दोस्तों। क्या है? माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। तो दोस्तों इसका एरिया पूछना चाह रहा है कि इसका एरिया क्या होगा दोस्तों। तो हम कैसे करते हैं इसको, तो ध्यान देना भाई। इसका वो जो एरिया डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है दोस्तों मैं बताता हूँ आपको ग्रीन से। दोस्तों हमारे पास जो इसका फॉर्मूला बनता है वो बनता है एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 होता है दोस्तों, इंटू इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, थीटा बिल क्या दे रखी इसने पी, पी रख दिया भाई, 360 गुना पाई आर का स्क्वायर। ये मैच करते कौन सा देखो दोस्तों। ठीक है भाई अब ध्यान दो भाई,
P/180 2πr। भाई आर स्क्वायर होना चाहिए, तो आर स्क्वायर नहीं है दोस्तों, ये तो ऐसे ही कट गया, और आर स्क्वायर यहाँ भी नहीं है तो इसलिए ये भी कट गया। यानी दो ऑप्शन तो हमने ऐसे एलिमिनेट कर दे, क्योंकि एरिया के लिए दोस्तों आर स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे आर दे रखा, केवल आर दे रखा, इसलिए काट दिए। और यहाँ देख रहे पाई आर स्क्वायर नीचे क्या होना चाहिए 360 बड़े, तो 180 ये भी कट गया। ठीक है, बचा क्या, अगर थोड़ा ध्यान दें तो आप यहाँ से 2 से ये काट देंगे, ये आएगा 360। तो अब दोस्तों ये P/360 गुना पाई आर स्क्वायर ही तो बना, P/360 पाई आर स्क्वायर। तो यानी हमारे पास जो ऑप्शन दोस्तों सही है दोस्तों, वो क्या है दोस्तों, डी। क्या है दोस्तों, डी। डी ऑप्शन हमारे पास एकदम एब्सोल्यूट राइट है दोस्तों। तो दोस्तों एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह से आपको ना मल्टीप्लाई करके थोड़ा कंफ्यूज करेगा कि बच्चे पहचान पाएंगे कि नहीं पहचान पाएंगे, परंतु दोस्तों आप पहचान पाएंगे क्योंकि आपने ये पढ़ लिया दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये पेपर में आएगा तो आप गलती तो नहीं करेंगे भैया, बताओ भाई करेंगे क्या? ठीक है भाई, आओ भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैसे आपको मैं बता दूं P/360 इंटू 2πr किसका होता है दोस्तों, लेंथ ऑफ आर्क का। किसका, लेंथ ऑफ आर्क। दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो ध्यान दो भाई। क्या है क्वेश्चन कि इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 70 सेंटीमीटर इफ एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर देन लेंथ ऑफ आर्क। देखो दोस्तों उसी के पीछे भी फॉर्मूला बताया था, उसी लेंथ ऑफ आर्क के ऊपर एक क्वेश्चन पूछ लिया दोस्तों। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, वो जानते हैं। क्वेश्चन जो हमसे पूछना चाह रहा है दोस्तों वो क्या है, देखो भाई ये क्या कहना चाह रहा है दोस्तों, हमारे पास एक सर्कल है कैसा, ठीक है, देखो भैया ये सर्कल है जिसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास ये इसका सेंटर है दोस्तों, इसको जो डायमीटर है वो 70 सेंटीमीटर दोस्तों, मान चलिए ये इसका डायमीटर है, ठीक है दोस्तों। और इसका एक आर्क है कोई, मान चलिए ये वाली आर्क है, ये वाली क्या दोस्तों आर्क है, ये एंगल सबटेंड करिए दोस्तों यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है दोस्तों। अगर ये दोस्तों मान चलिए ये पूरा डायमीटर है, डायमीटर जानते हैं ना आप, जो सेंटर से पास हो जाए तो वो वाली कॉर्ड क्या होती है, डायमीटर दोस्तों। तो सपोज करिए दोस्तों ये ए है, ये बी है, ये ओ है दोस्तों, और ये क्या सी है। तो हमसे पूछ रहा क्या है दोस्तों, इस ए सी की लेंथ पूछ रहा हो दोस्तों, लेंथ ऑफ आर्क, ये वाली लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है दोस्तों। क्या पूछना चाह रहा वो हमसे, लेंथ ऑफ आर्क ए सी। क्या पूछना चाह रहा दोस्तों, ए सी की वैल्यू, इसकी वैल्यू तो पूछना चाह रहा दोस्तों ए सी की वैल्यू। तो आप देखिए एक बार थोड़ा ध्यान दीजिए भाई, तो हमारे पास ए से लेके बी तक दोस्तों 70 सेंटीमीटर, तो देखो ये रेडियस ये रेडियस, तो आधी आधी होगी दोस्तों, ये 35 होगी, ये क्या होगी दोस्तों 35, ठीक है दोस्तों। यानी ये 35 होगी और ये भी क्या होगी दोस्तों 35 सेंटीमीटर, यानी ए ओ। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं यहां से कि हमारे पास जो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क यानी बोलो तो ए सी, वो क्या होगी दोस्तों θ/360 इंटू पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल में बोलते सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr, 2πr। दोस्तों देखिए सॉल्व करते हैं इसको, थीटा के अंदर का 60/360, देखो भाई 2 पाई आर, पाई की वैल्यू दोस्तों क्या यूज करनी है 22/7 नहीं दे रखी, तो भाई 22/7, आर क्या है दोस्तों 35। दोस्तों सॉल्व करते हैं, देखो भाई 0 से 0, 6 से 36, 6 बार, 7 पंजे 35, और 2 से ये कट गया भाई 3 बार, 2 तिया 6, तो ऊपर क्या बचा दोस्तों 22 पंजे, 22 गुना 5/3, यानी बोलो 22 पंजे 110/3 दोस्तों। ये क्या एकदम इसका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, यानी कि ए सी की वैल्यू क्या आई दोस्तों हमारे पास, बताओ भाई क्या आई 110/3, 110/3 दोस्तों। ये सेंटीमीटर में होगी दोस्तों, किस में होगी सेंटीमीटर में। कोई दिक्कत भाई, इस तरह से करते जाना, ठीक है, कोई दिक्कत। फॉर्मूला भेजता दोस्तों, डायरेक्ट कर दिया, देखो आइए भाई नहीं तो यहाँ लिख सकते हो, लिख दो आप 110/3। आओ भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखो भाई ध्यान दे रहे हैं, बहुत बड़े क्वेश्चन दोस्तों ये भी एक, क्या है देखो ध्यान दो भाई कि the radii of two cylinders are in the ratio 5/7 and their heights are in the ratio 3/5, then the ratio of their curved surface area is। हिंदी में देखो क्या है दोस्तों कि दो सिलेंडरों की त्रिज्याएं 5/7 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाई 3/5
5 के अनुपात में है तो उनके वक्र परिषद क्षेत्रफल का अनुपात क्या है दोस्तों, ये बताना हूं। ठीक है भाई, तो हमारे पास 2 सिलेंडर है दोस्तों, बिना सिलेंडर के बनाए करते हैं दोस्तों। यानी क्या कहना चाह रहा हूं, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझो। पहले ये कह रहा है कि हमारे पास, मैं कह रहा हूं कि जो पहला सिलेंडर दोस्तों उसकी जो रेडियस है वो R1 है, दूसरा जो सिलेंडर दोस्तों उसकी रेडियस R2 है, और उसकी हाइट पहले वाले की दोस्तों H1 है और उसकी दूसरे वाले की H2। ठीक है दोस्तों, ये क्या कह रहा है कि दो सिलेंडरों की त्रिज्याओं का अनुपात दोस्तों 5:7 है। यानी पहले वाले की रेडियस क्या दोस्तों 5 है, तो दूसरे की क्या 7 है दोस्तों। ठीक है, ये H1 दोस्तों, यानी H1 हाइट का रेशियो को दे रखा 3:5, 3:5। यानी कि पहले वाले की हाइट क्या 3 है तो, और दूसरे वाले क्या दोस्तों 5 है। अब आपको पता है कि हम जब रेशियो निकालते हैं ना, तो हमको रियल वैल्यूज की जरूरत नहीं है दोस्तों, रेशियो चाहिए होगा। अगर मैं थोड़ा ध्यान दूंगा, बताऊंगा आपको दोस्तों, तो CSA ऑफ ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, ऐसे CSA ऑफ सेकंड सिलेंडर दोस्तों। तो दोस्तों CSA ऑफ क्या होता है सिलेंडर का, बताइए आप। आपने बोला सर ये तो हमको याद है, क्या होता है भाई, 2πRH, 2πR। अब दोस्तों यहाँ पे R क्या दोस्तों, हम R1 यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास 2 सिलेंडर की बात कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो R1 इंटू H1, क्योंकि फर्स्ट सिलेंडर की बात करें तो ये होगा दोस्तों। दूसरे के 2πR2 गुना H2। देखो भाई रेशियो चाहिए तो 2π से तो 2π कट ही जाएगा, यानी हमारे पास R1 कितना दोस्तों 5 है, और H1 क्या दोस्तों 3 है, ध्यान दो भाई, और R2 क्या दोस्तों हमारे पास 7 है, और H2 क्या दोस्तों हमारे पास 5 है। तो आपने देखा 5 से 5 कट गया, क्या बचा 3 यानी 3/7, और इसका मतलब क्या था 3:7। यानी कि उनके जो कर्व सरफेस एरिया का जो रेशियो आएगा दोस्तों वो आएगा 3:7। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा 3:7। दोस्तों कंफ्यूज मत हो, ध्यान रखना 7:3 नहीं, 3:7, 3:7 दोस्तों। ठीक है, पहले जो दे रखा पहला रखेंगे, दूसरा दे रखा उसको दूसरे नंबर पर रखेंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को, आशा करता हूं कि ये भी आपको बहुत बढ़िया तरह से समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, आसान से क्वेश्चन दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए ये थोड़ा सा मुश्किल है दोस्तों, पर ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है दोस्तों। आइए इसको भी आसान बनाते हैं। ठीक है, आओ भाई, क्या है क्वेश्चन, ध्यान दो भाई। ये क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लास, ये दे रखा है दोस्तों आपको, द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास दोस्तों। यानी कि पूछ रहा है कि मीडियन क्लास की जो अपर लिमिट होगी दोस्तों वो क्या होगी। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बार आपको समझाने के लिए मैं एक बार अलग से बना लेता हूं दोस्तों, नहीं तो यहीं पे समझाता हूं दोस्तों। ठीक है, तो देखो सबसे पहले चलो अलग से हम बनाते हैं, क्लास हो जाएगा दोस्तों, और यहां हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो क्लास क्या है दोस्तों, 0 से 5 है पहली। ठीक है, और दूसरी क्या है दोस्तों, 6 से 11, 12 से 17, और 18 से 23, और दोस्तों क्या है 24 से 29। ठीक है दोस्तों, ये क्लास है। अब देखो दोस्तों फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, 13, 10, 15, और 8, और क्या है दोस्तों 11। अब देखो भाई, इसने पूछा मीडियम क्लास, तो मीडियम क्लास के लिए दोस्तों हम को क्या लेना पड़ेगा, CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचय बारंबारता दोस्तों। वो क्या होती है देखिए दोस्तों, CF। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है उसको लिखते हैं, और नेक्स्ट वाले के दोस्तों उसको प्रीवियस वाले को ऐड करते चलते हैं, यानी 10 + 13, यानी कि ये आ गई 23। और देखो दोस्तों 15 में 23 जोड़ेंगे, कितना है दोस्तों 8, 3, 38 दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 8 + 38, 8 + 38 कितना है दोस्तों 46, और 11 + 46, 11 + 46 कितना है दोस्तों 57, यानी 57 दोस्तों। यानी हमारे पास अगर मैं बात करूं समेशन ऑफ FI, क्या दोस्तों हमारे पास
57, क्योंकि लास्ट में टोटली समी तो है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी का है 57 57। अब थोड़ा ध्यान दो दोस्तों, अब आपको पता है जो हम CF निकालते हैं दोस्तों, वो क्या होता है कि हमारे पास जो सम है यानी कि सम ऑफ FI है दोस्तों, उसको 2 से डिवाइड करते हैं, यानी n है दोस्तों, एक्चुअल में ये n है, यानी n हमारे पास क्या आ गया दोस्तों 57। अब इसको जब हम 2 से डिवाइड करते हैं दोस्तों, यानी हमारे पास जो CF निकालते हैं उससे जस्ट ग्रेटर देन होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, जस्ट ग्रेटर देन होता है n/2 से। तो n/2 दोस्तों क्या होगा हमारे पास 57/2। देखो दोस्तों, 2 दूनी 4, 1 बचा 7, 2 8 16 और 5 दोस्तों, इन 28.5, यानी जो हमारे पास जो CF यानी बोलो तो मीडियम क्लास होगी दोस्तों, CF के करस्पॉन्डिंग होगी कौन से के, जो 28 से जस्ट ग्रेटर देन हो दोस्तों। तो हमारे पास 28 से जस्ट ग्रेटर देन कौन सा दोस्तों, ये तो 23 है, तो 28 से जस्ट ग्रेटर देन है 38। तो दोस्तों ये वाली जो हमारे पास करस्पॉन्डिंग जो क्लास है दोस्तों, ये क्या होगी दोस्तों CF क्लास, ठीक है, यानी मीडियम क्लास होगी दोस्तों। तो मीडियम क्लास दोस्तों हमारे पास देखिए लोअर लिमिट क्या है दोस्तों 12, और ये कितना ही अपर लिमिट क्या है दोस्तों 17। अब थोड़ा ध्यान देंगे यार, ये तो जानते हैं कि सभी ये CF होता, परंतु हमसे वो पूछा नहीं है ना, तो हमको जरूरत नहीं है, ये तो CF होता है, जस्ट प्रीसीडिंग क्लास होती है, वो क्या होती है CF होता है, परंतु उसने हमसे पूछा नहीं है दोस्तों। लो लिमिट पर एक थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत से बच्चे गलती करेंगे, ठीक है, गलती क्या करेंगे दोस्तों, वो चुन लेंगे कि यार इसने पूछा है कि द अपर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास, अब मीडियम क्लास तो पता चलेगी और अपर लिमिट भी पता चलेगी 17, बट थोड़े से अगर थोड़ा ध्यान देना आप, ये आंसर भी दोस्तों आपको गलत है। क्यों है गलत बताता हूं, क्योंकि आप जब भी हम ऐसे निकालते हैं ना, तो हमारे पास जो क्लास है ना दोस्तों वो कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। कॉन्टिन्यूस मीन्स कि जहां पे एंड हुआ है वहीं से अगली क्लास स्टार्ट होनी चाहिए। आपने देखा यहां से 0 से लेके 5, ये 5 से स्टार्ट होता ना, तो ये हम सही आंसर लगा देते, परंतु ये दोस्तों यहाँ पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब कॉन्टिन्यूस नहीं है तो दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूस बनाएंगे दोस्तों। उसके लिए क्या तरीका था दोस्तों, कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव क्लास ले लो, मान चलो ये वाली और ये वाली मैंने 2 कॉन्जिक्यूटिव क्लास ले ली दोस्तों। तो जो 2 कॉन्जिक्यूटिव क्लास है दोस्तों, क्या करते हैं इसमें हम, कि पहली वाली का अपर लिमिट और दूसरी वाली का लोअर लिमिट, इन दोनों को क्या निकालते हैं दोस्तों, डिफरेंस निकालते हैं, और उसको 2 से डिवाइड करते हैं। 11 और 12 का डिफरेंस क्या है दोस्तों, 12 में से 11 गया तो डिफरेंस आया 1। अब इस डिफरेंस को दोस्तों इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यानी यह है 0.5 दोस्तों, ठीक है। अब जो जो डिफरेंस आया ना, उसको 2 से डिवाइड करने के बाद उसको पहली वाली क्लास है लोअर लिमिट में से तो दोस्तों घटाएंगे और अपर लिमिट में जोड़ेंगे, तब बनेगी हमारे पास कॉन्टिन्यूस क्लास। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं यहां से हमारे पास 0.5 पहले से घटाएंगे, तो ये वाली क्लास क्या बनेगी दोस्तों, माइनस 0.5, इसमें से तो घटाए 0 में से 0.5 घटाए तो जाएगा 0.-5, इसमें यहां से लेके दोस्तों 5 इसमें जोड़ना है, तो ऐसे दोस्तों यही बनेगा 5.5 से लेके दोस्तों 11.5। सेकंड वाली में जोड़ते चलेंगे दोस्तों, पहली वाली में घटाते चलेंगे। ऐसे दोस्तों ये क्या है कि हमारे पास 11.5 से दोस्तों 17.5, ऐसे दोस्तों ये 17.5 से दोस्तों 23.5, ठीक है दोस्तों। ऐसे ये 23.5 से दोस्तों 29.5, ये दोस्तों हमने बने कॉन्टिन्यूस क्लास। अब यहां पे हमारे पास जो अपर लिमिट है दोस्तों, देखो इसके कोरोस्पोंड अभी क्या जो 17.5, तो दोस्तों हमारे पास ना ऑप्शन बी सही है दोस्तों। क्या सही है, ऑप्शन बी। अब देख लो भाई 5.5 जब खत्म हुआ 5.5 से स्टार्ट होगा, तो दोस्तों क्लास क्या होगी, कॉन्टिन्यूस। ध्यान रखना दोस्तों, ये गलती बहुत से बच्चे करते, सर आशा करता हूं अब नहीं करेंगे आप। कोई दिक्कत दोस्तों, थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी था दोस्तों और थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी था, तो दोस्तों कोई नहीं, एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा तो कोई दिक्कत थोड़ी, हमारे पास एक इनफ टाइम है हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों, आप बिल्कुल कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये इसका सही आंसर होगा 17.5, ना कि 17 इसका एकदम गलत आंसर, ध्यान रखना दोस्तों इस बात का। आइए भी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना भी इस वाले में। चलो अगले वाले पे आ जाओ आप। अब ध्यान दो भी क्या कह रहा है कि इफ द मीडियन एंड द मीन एंड द मीडियन ऑफ द डाटा आर 12 एंड 15 रेस्पेक्टिवली, देन इट्स मोड इज। देखो दोस्तों मीन दे दिया 12,
मीडियन दे दिया दोस्तों 15। रेस्पेक्टिवली का मतलब पता है क्या दोस्तों, पहले वाला जो आया उसके लिए तो ये वाली वैल्यू, यानी मीन है दोस्तों इसका 12 और मीडियन है दोस्तों इसका 15। रेस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है, यानी कि यदि किन्हीं आंकड़ों का माध्य और माध्य अक्षर में से 12 और 15 है तो इसका बहुलक क्या गया, बहुलक क्या आती है, मोड क्या आती है। तो दोस्तों आप जानते हो कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि 3 मीडियन बराबर दोस्तों 2 मीन प्लस में मोड, यानी एक इक्वेशन बन गई दोस्तों। अब इसमें हमारे पास मीन और मोड, मीन और मीडियन दे रखा दोस्तों, इसको पुट करते हैं और निकालते हैं अपना आंसर। तो दोस्तों मीन कितना दे रखा दोस्तों 12, ये तो 12 यहाँ रखा, और मीडियन कितने रखा दोस्तों 15, यानी 3 गुना 15, और ये प्लस में मोड। चाहिए क्या दोस्तों मोड, और मैंने आपको बताया जो भी चाहिए उसको एक साइड में सेपरेट कर लेते हैं और बाकी उसके साथ जो भी उसको दूसरी साइड शिफ्ट कर देते हैं दोस्तों। तो देखो 15 थी 45, 12 दूनी 24, माइनस किस तरफ आ जाएगा दोस्तों, यहाँ जाएगा केवल मोड, क्या जाएगा भाई मोड। तो आपने देखा 45 में से 24 के तो दोस्तों क्या आया 21, क्या आया भाई 21। तो हमारे पास कौन सा सही है दोस्तों, बी एकदम एब्सोल्यूट राइट है दोस्तों, क्या है सही है दोस्तों। कोई दिक्कत, आइए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन करना आपको, बिल्कुल आसान था ये तो भाई, ठीक है। आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ, क्या कह रहा है। देखो ये दोस्तों प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। आओ भाई करते हैं इसको भी। क्वेश्चन पहले पढ़ लो भाई आप, क्या है ये कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू ए सर्टेन टेस्ट क्वेश्चन इज x/15. If the probability of not guessing the correct answer to this question is 2/5, then x is equal to, हिंदी में देखो दोस्तों है ना, इंग्लिश में तो हम समझ लिया, अब हिंदी में देखो क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि किसी निश्चित परीक्षण प्रश्न के सही उत्तर का अनुमान लगाने की प्रायिकता x/15 है। यदि इस प्रश्न का सही उत्तर अनुमान न लगा पाने की प्रायिकता 2/5 है तो x बराबर है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास यदि कोई पी एक इवेंट है, मान चलिए वो कह रहा है कि इसके, मान लिए भाई जो इवेंट है वो सही उत्तर देने के लिए, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी दोस्तों इसने क्या दे रखी है हमको x/15, और पी नॉट यानी कि नहीं होने की, यानी सही आंसर ना होने की प्रायिकता, यानी बोल तो पी नॉट जानते होंगे दोस्तों आप, पी की गलत होने की, यानी बोले तो ये दे रखी हमको, बट दोस्तों नॉट आंसर 2/5। और आप जानते हैं दोस्तों किसी के इवेंट के होने और ना होने की जो प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है दोस्तों वो इक्वल टू 1 होता है, इक्वल होता है 1 के दोस्तों। यानी कि हमारे पास क्या दे होता है दोस्तों पी ऑफ ई एंड पी नॉट ऑफ ई होता है 1। तो दोस्तों हमारे पास ये क्या दे रखा है x/15, ये क्या दे रखा दोस्तों 2/5 बराबर 1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं ना खाली। तो देखिए हमको क्या चाहिए x/15, तो 2/5 को इस तरह भेजेंगे, यानी कि x/15 बराबर आया दोस्तों 1 माइनस 2/5। थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम लिया 5 माइनस 2, 5 एकम 5 भाई, तो ये आया 3/5, यानी हमारे पास x/15 बराबर आ गया 3/5। आप जानते हैं भाई 15 इस तरफ गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर 3/5 गुना में 15, तो इसे कटे गए 5 दिया तो हमारे पास आया 9। यानी कि अगर मैं थोड़ा सही से लिखूं दोस्तों याद आएगा x बराबर 9 दोस्तों, x बराबर 9। तो हमारे पास आंसर सी एकदम बिल्कुल राइट है दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत दोस्तों, ऐसे ही ये कह रहा है कि किसी के आंसर देने की प्रायिकता दोस्तों वो तो x/15 है, और उसके आंसर गैस गलत करने क्या दोस्तों पी नॉट, यानी कि वो कितने रखा उसने 2/5। और हम जानते हैं कि किसी के आंसर के सही होने या गलत होने की जो टोटल जो सम होता है प्रोबेबिलिटी वो होता है 1। तो दोस्तों हमने कुछ नहीं किया, उसमें पुट किया और x की वैल्यू अपनी निकाल ली। कोई दिक्कत भाई, ऐसे कर लेंगे आप, आपने बोला बिल्कुल सर कर लेंगे। आइए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो भाई मैंने बताया था आपको कि हमारे पास 2 क्वेश्चन दोस्तों एसएसएन रीजन वाले मिलेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं डायरेक्शन बता देता हूँ इस क्वेश्चन में एक्चुअली हमारे पास होता क्या है और किस तरह से इनका हमको आंसर देना होता है दोस्तों। आइए भाई, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपके लिए पहले इसको मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, ठीक है। क्या कह रहा है कि प्रश्न 19 और 20 के लिए दिशा निर्देश, 19 और 20 क्वेश्चन के लिए दोस्तों प्रश्न संख्या 19 और 20 में अभिकथन ए के बाद तर्क आर का कथन है, ए बी सी डी में से सही विकल्प चुने जैसे कि नीचे दिए गए हैं।
19 20 में अभिकथन और तर्क होंगे दोस्तों, ए और आर हो गए असर्शन और रीजन, और ए बी सी डी हमको चुनने जो है बताने वाला उस हिसाब से। देखिए क्या बोलने वाला है दोस्तों, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अभिकथन ए और तर्क आर दोनों सही हैं, और तर्क आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। तो दोस्तों हम ऑप्शन चुनेंगे ए, यानी ए कब चुनना, जब ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए को सही से एक्सप्लेन यानी कि व्याख्या करता है उसकी। तो ऑप्शन क्या चुनेंगे दोस्तों, ए। अब ध्यान दो बी पे, ये तो ए हो गया भाई, ठीक है, ये तो दोस्तों ए हो गया, ए चुनना है जब ए और आर सही है और आर ए की सही एक्सप्लेनेशन करता है। बी, अभिकथन ए और तर्क आर दोनों सही है, तर्क आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। दोनों सही हो परंतु आर ए को सही से व्याख्या नहीं करता, तो ऑप्शन चुनेंगे हम बी, ठीक है भाई, ऑप्शन बी जब चुनेंगे हम। अब देखो सी कब चुनना हमको, ध्यान दो, अभिकथन ए सही है परंतु तर्क आर गलत है, यानी कि असर्शन तो ठीक हो पर रीजन गलत हो। रीजन क्या हो दोस्तों, गलत हो, तो ऑप्शन क्या चुना जाएगा, सी। अब बात करते हैं भाई डी कब चुनना हमको, देखो भाई अभिकथन ए गलत है परंतु आर सही है, यानी कि असर्शन तो गलत हो पर रीजन सही हो, तब कौन सा ऑप्शन चुना जाएगा, डी दोस्तों, क्या भाई, डी। अब एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं ना भाई, आओ भाई, क्या है इंग्लिश में, क्या कह रहा है कि डायरेक्शन फॉर क्वेश्चंस 19 and 20 in question numbers 19 and 20 is statement of assertion A is followed by statement of B, statement of R. Choose the correct option from A, B, C and D as given below. आपको चुना दोस्तों, क्या है दोस्तों, ये कह रहा है कि बोथ, ए कब चुनोगे, बोथ assertion and reasons are true and R is the correct explanation of assessment, यानी बोलो असर्शन, यानी सिंपल वही, ए और आर दोनों सही है दोस्तों, ए आर ए को सही से एक्सप्लेन करता है दोस्तों, तो ऑप्शन क्या चुनेंगे दोस्तों, ए। दूसरा क्या कह रहा है दोस्तों, बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू बट रीजंस इज द नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ए और दोनों सही हो परंतु आर ए को सही से एक्सप्लेन नहीं करता हो, तो दोस्तों क्या चुनेंगे हम, बी। अब देखो सी कब चुनना है दोस्तों हमको, असर्शन इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, असर्शन तो सही हो पर रीजन फॉल्स हो, तो दोस्तों तब क्या सुनेंगे दोस्तों, ऑप्शन सी। और डी कब चुना दोस्तों, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारे पास असर्शन तो गलत हो परंतु रीजन इज फॉल्स, सॉरी दोबारा से दोस्तों, असर्शन तो गलत हो और रीजन क्या हो दोस्तों, ट्रू हो, तब हम ऑप्शन डी चुनेंगे दोस्तों। ये तो थी क्वेश्चन नंबर 19 और 20 के लिए गाइडलाइन में दोस्तों, यही हमेशा पैटर्न रहेगा इसका। अब एक बार मैं डायरेक्शन बताई दोस्तों, अगले मॉक टेस्ट पेपर में इसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी दोबारा से एक्सप्लेन करने की, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों एक बार देख लेते हैं कि 19 और 20 क्वेश्चन है क्या दोस्तों, एक बार आओ भाई इस मॉक टेस्ट में क्या दे रखा है। क्या कह रहा है दोस्तों कि अभिकथन यदि एलसीएम बराबर 182 है, पूर्णांकों का गुणनफल 26 गुना 91 है, तो एचसीएफ 13 है, ठीक है भाई। तर्क क्या दे रखा, रीजन क्या दे रहा है दोस्तों, एलसीएम गुना पूर्णांकों का गुणनफल बराबर एचसीएफ होता है, ये तर्क दे रहा दोस्तों। तो देखिए भाई देखते हैं कि दोनों सही है गलत है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, यानी कि कौन सा ऑप्शन बेटर है दोस्तों। आइए भाई असर्शन दोस्तों, एलसीएम कह रहा है हमसे 182 दोस्तों, और प्रोडक्ट क्या था कह रहा है दोस्तों 26 गुना 91, देन एचसीएफ इज, अब आप जानते होंगे दोस्तों, यानी कि एचसीएफ भी बता रहा हमको, हम जानते हैं कि आपको ध्यान होगा कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है दोस्तों वो बराबर होता है उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के, यानी कि देखो यहां से देखो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ। देखो भाई इसके हिसाब से पहले चेक करते हैं कि 13 एलसीएफ आता है इसका, तो प्रोडक्ट क्या दे रखा दोस्तों 26 गुना 91, भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम क्या दे रखा दोस्तों 182, एचसीएफ हमको बता रहे हैं 13, देखते हैं 13 आता कि नहीं आता भाई। 26 गुना 91 बटे 182 रखेंगे क्योंकि हमको क्या चाहिए भाई एचसीएफ, और मैंने बताया आपको कि जो भी चीज़ निकालनी उसको वन साइड रख रहा हूँ और बाकी जो भी इसकी राइट हैंड साइड है वो उसकी वैल्यू होगी दोस्तों। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से तो डायरेक्ट दिख रहा है 91 दूनी 182, नहीं तो 13 से काट लो आप, 91 दूनी 182, 2 से काटेंगे 13, यानी कि ये क्या यहाँ से
सही आ गया कि HCF बराबर जो दोस्तों क्या है हमारे पास 13। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट दोस्तों एकदम बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है भाई। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। अब सेकंड वाला तो दोस्तों हमारे पास सही करना होता तो दोस्तों ये वाला लिखना चाहिए था, बट ऐसे ने क्या लिख दिया, एलसीएम गुना प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स। परंतु अगर ये एचसीएफ यहाँ हो तो यहाँ हो तो तब तो सही था। अब इसका मतलब क्या, ये तो सही है बट ये क्या दोस्तों गलत है। ये क्या है, गलत है। अब थोड़ा ध्यान दो भाई। अब जब हमारे पास असर्शन सही हो, रीजन गलत हो, तो कौन सा ऑप्शन था भाई, याद आया, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी था दोस्तों, क्या था, सी था। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या चूज करेंगे, ऑप्शन सी दोस्तों, ऑप्शन सी। ठीक है भाई, ऑप्शन सी दोस्तों। आओ भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। यानी कि इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है भाई। आओ भाई लास्ट क्वेश्चन देख लो क्या है। ये क्या कह रहा है कि अभिकथन ए बिंदु 0,4 वाई एक्स पर स्थित है। यानी तर्क क्या दोस्तों, वाई अक्ष पर बिंदु एक्स का निर्देशांक शून्य होता है दोस्तों। इंग्लिश में देखो भाई, द पॉइंट 0,4 लाइज ऑन वाई एक्सिस, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0। भाई ध्यान दो इस क्वेश्चन पे भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से देखो भाई क्या कह रहा है ये। देखो दोस्तों भाई, आप जानते हैं कि हमारे पास ये क्या होता है, क्वाड्रेंट है ना, यानी कि हम बोले तो एक प्लेन को हम 4 क्वाड्रेंट में से डिवाइड करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आप ये क्या कह रहा है कि द पॉइंट 0,4 लाइज ऑन वाई एक्सिस। 0,4 जानते हैं, एक्स पे 0 और वाई पे 4। यानी कि दोस्तों अगर मैं यहां से लिखूं 1 2 3 और 4, यानी ये वाला पॉइंट क्या दोस्तों 0,4 है, 0,4 है दोस्तों। ये वाला दोस्तों, इसको मैं नाम दे रहा हूँ पी से, थोड़ा देख लीजिए। ठीक है भाई, 0,4 ये तो एकदम बिल्कुल सही है क्योंकि ये वाई एक्सिस पे तो है। देखो क्या कह रहा है, द पॉइंट 0,4 लाइज ऑन वाई एक्सिस, बिल्कुल भाई। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम बिल्कुल सही है भाई। और क्या कहता है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इज 0। यानी एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे दोस्तों क्या होता है, 0 होता है। ये सही है, क्यों, देखो भाई एक्स की वैल्यूज का मतलब पता क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब पता है क्या है, कि कोई भी पॉइंट है जैसे यहां मान चले तो एक्स का मतलब है कि इस वाई एक्सिस से दोस्तों ये इस तरफ कितना चल रहा है वर्टिकली। ठीक है एकदम बिल्कुल। तो ये एक्स, तो सिंपल सी बात ये कह रहा है कि ये कहना चाह रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट दोस्तों वाई एक्सिस पे। अब वाई एक्सिस दोस्तों ये होती है, अब इससे ना तो इस तरफ गए ना इस तरफ गए, इस तरफ जाते तो माइनस की वैल्यू होती है एक्स की, इस तरफ जाते तो पॉजिटिव, परंतु जा ही नहीं रहा। ये कह रहा है कि वाई एक्सिस पे, यानी क्योंकि देखो ये वाली एक्सिस क्या होती है दोस्तों, वाई एक्सिस, ये क्या होती है भाई वाई, और ये होता है वाई डैश, ये एक्स डैश, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स और ये एक्स डैश। अब जानते हैं दोस्तों इस तरफ नेगेटिव नंबर होते हैं, है ना, -1 -2 -1 -2 -3, इस तरफ -1 -2 -3, इस तरफ दोस्तों +1 +2 +3, इस तरफ 1 2 3, इस तरह से। ठीक है भाई, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। और सेकंड वाली यानी कि रीजन है दोस्तों, असर्शन को सही से एक्सप्लेन करता है। यानी बोले तो अगर हिंदी में बोलना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा दोस्तों, यानी जो तर्क है दोस्तों अभिकथन का सही व्याख्या करता है दोस्तों। जब ये स्टेटमेंट दोस्तों क्या होता है, ऑप्शन ए। क्या दोस्तों, ऑप्शन ए। यानी कि यहां पे जो ऑप्शन होगा दोस्तों वो ए आएगा। क्या आएगा दोस्तों, ए। तो दोस्तों देखिए भाई, ये आपका मैंने यहां पे सेक्शन ए एकदम कंप्लीट करा दिया दोस्तों। अब मैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों आपको सेक्शन बी कराऊंगा दोस्तों। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, कृपया उच्च बच्चे तक जरूर पहुंचा दें दोस्तों, जो इस समय 10th क्लास में है दोस्तों और उसको मैथ से थोड़ा डर लगता है और वो भयभीत है कि मैं मैथ में पास होऊंगा या फेल होऊंगा दोस्तों। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों उस बच्चे के पास इसको जरूर भेजें जो भी इसको देख रहे हैं दोस्तों। और मैं आप सभी से कह रहा हूं दोस्तों, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको अपने मैथमेटिक्स का डर और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं दोस्तों, तो मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, केवल 1 महीने के लिए, और मैं आपको मैथमेटिक्स का आपका डर खत्म कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। ठीक है भाई, मैं आगे से मैं आपको
बता दूंगा क्लास कब होगी, लाइव क्लास में कब से लूंगा दोस्तों, मैं आपके साथ एक इवेंट शेयर कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। शेयर करना दोस्तों ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।